तो फाइनली आप सभी के कमेंट से प्रभावित होकर मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है दोस्तों, जिसमें 2019 के जो पेपर हुए थे, जी हाँ 2019 में जो पेपर हुए थे हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की 4 शिफ्ट हुई थी। यानी कौन कौन सी तारीख को, 27 जनवरी को 2 शिफ्ट हुई थी मॉर्निंग इवनिंग में, और 28 को 2 शिफ्ट हुई थी। टोटल अगर हम बात करें तो 4 शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं, यानी 4 शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं बेटा, वो मैंने आपको इस वीडियो में डाल दिए हैं, रिकॉर्ड कर दिया है। और ये वीडियो अब आपको बिल्कुल, जब आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन मैथ्स को रिलेटेड पूछे गए हैं। क्योंकि आपने जो कमेंट करके धड़ाधड़ कमेंट बॉक्स भर रखा था कि सर कांस्टेबल का लाइए लाइए, तो लो कांस्टेबल का वीडियो। और अब आपको प्यार दिखाना है, आपको इस वीडियो से पढ़ना है और आपको अपने सिलेक्शन की तैयारी मजबूत करनी है। केवल प्यार ये दिखाइएगा कि आपको पढ़ने पर कैसा लगा, कि वीडियोस के सॉल्यूशन कैसे लग रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये केवल 2019 का, इसके पहले जो भी पेपर हुए हैं वो मेरे को जैसे भी पेपर मिलते जाएंगे मैं उनको रिकॉर्ड करके डालता रहूंगा। बिल्कुल एग्जाम से पहले आपके लिए सारी तैयारी मजबूत कर दी जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ आपको यहाँ पे समझ में आएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हर शिफ्ट में लगभग 19 क्वेश्चन के आसपास हैं। तो 4 गुणा 19 यानी अगर हम बात करें तो लगभग 76 क्वेश्चन, शायद एक शिफ्ट में कुछ कम क्वेश्चन होगा, तो लगभग 76 क्वेश्चन। यानी आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन यूपी पुलिस में सेक्शन 3 जिसपे मैथ्स का सेक्शन है वहां पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो 150 में से 19 क्वेश्चन का पोर्शन मैंने आपको कवर कर दिया, क्योंकि ये सबसे आसान सब्जेक्ट हमारे होते हैं जो प्रैक्टिस में आपको लाते हैं और जिससे तैयारी और क्या होती है, मजबूत होती चली जाती है। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर की, पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है धर्मेंद्र सर मैथ्स, वहां आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल जिस पे आप देख रहे हैं वीडियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को जुड़ जाइए। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए यूपीएसआई का मैं वीडियो डाल चुका हूं और उस पर काफी प्यार मिला देखने को, और बिल्कुल उम्मीद है कि सेकंड पार्ट जल्दी ही आप लोगों के सामने होगा। इसके अलावा एसएससी वगैरह और भी जो एग्जाम्स है, रेलवे वगैरह, उन सब के लिए यहाँ पर आपको कंटेंट कराया जाएगा। इसके अलावा एक हमारा चैनल है धर्मेंद्र सर मैथ्स, वहाँ भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जी हाँ, धर्मेंद्र सर मैथ्स, ये भी हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है। इस पर भी आप, हमारी कुछ क्लासेस होती हैं, टॉपिक वाइज क्लासेस भी होती हैं, तो वहाँ भी आप अपनी जुड़कर मैथ्स को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी ऐप यानी अनंत एजुकेशन, हमारी एक ऐप है, इस ऐप से आप जुड़कर अपनी तैयारी को और मैथ्स को मजबूत कर सकते हैं। केवल यूपी के लिए नहीं बात कर रहा मैं, यूपी के अलावा आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, स्टेट की कोई तैयारी कर रहे हैं, अपने दोस्तों से कह सकते हैं। अगर उनको मैथ्स समझ नहीं आती तो हमारे कॉन्सेप्ट पढ़िए। मैं आपको कह रहा हूँ मैथ्स आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चे फॉर्मूले से रटते हैं वो परेशान होते हैं, यहाँ फॉर्मूले नहीं रटाए जाते, यहाँ कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, प्रैक्टिस इतनी कराई जाती है कि चीज़ें आपके लिए सरल होती चली जाए। तो इस ऐप से आपको क्या करना है, ऐप से अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना कंटेंट और मजबूत करना है, तो दोस्तों मैं आपके लिए कंप्लीट मैथ्स का एक कोर्स है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो मैं लॉन्च कर चुका हूँ। इसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च कर चुका हूँ। तो ये टेस्ट सीरीज मात्र 100 रुपये में आपको अवेलेबल है। ठीक है, ये 100 रुपये में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसमें आपको 10 टेस्ट आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग के मिलेंगे। ठीक है, तो 100 रुपये का, और अगर हम बात करें 100 रुपये बहुत कम होते हैं जी, बिल्कुल एक कॉफ़ी के प्राइस से कम होते हैं। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहूँगा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। 10 टेस्ट अभी हैं, जितना प्यार मिलेगा मैं आपको 10 टेस्ट और प्रॉमिस करता हूँ 20 टेस्ट डाल दूंगा। बिल्कुल 10 टेस्ट शानदार तरीके के टेस्ट है, वो आप दीजिए। और ये कोर्स मात्र आपको कंप्लीट मैथ्स का कोर्स है जो आपको मात्र 500 रुपये में अवेलेबल होगा, जिसमें आपको साथ में क्या मिलेगी, यहाँ प्लस फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री रहेगी। तो दोस्तों आप आज ही बिल्कुल सबसे पहले ये कोर्स लॉन्च कर दिए गए, आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी कंटेंट डालना स्टार्ट कर देंगे। तो रिकॉर्डेड है ये, निश्चिंत रहिएगा, शानदार चीज़ें हैं। और बिल्कुल यूपी पुलिस के जो टेस्ट मैं आपको करवा रहा हूँ उनका बिल्कुल आपको शानदार आपको पेपर देखने को मिलेंगे, और साथ ही कंटेंट इतना शानदार है कि आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। बस कंटिन्यू करिए इस वीडियो को, प्यार दीजिए जितना आप दे सकते हैं। और इसके अलावा ये जो 4 शिफ्ट के अलावा जो रिकॉर्ड किया है, इसके अलावा और जो शिफ्ट है जिनका पेपर आपके पास है, तो आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको नंबर दे देता हूँ 8005703880 पे मुझे पेपर शेयर करिए, जिससे मैं जल्दी ही रिकॉर्ड करके विद इन सम डेज बोल सकता हूँ मैं, कुछ दिनों में बोल दो, इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, तो कुछ दिनों में मैं आपको इस पे आप व्हाट्सअप करिए, पेपर आपके पास है तो 19 के अलावा जो भी जब पेपर हुए आप पेपर दीजिए, उनका सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा, यूट्यूब पे आपको मिलेगा, आप देखिएगा। बिल्कुल, इसके अलावा आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप बिल्कुल रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको काफ़ी फायदा होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो बात करते हैं 27 जनवरी 2019 को शिफ्ट फर्स्ट में किस तरह के दोस्तों हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय
संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले ऐसी संख्या जो 13 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी। अब देखो 13 का या तो पहाड़ा आपको आना चाहिए अच्छे से, और 3 अंकों पे जाना है, तो 3 अंक की संख्या 100 से स्टार्ट होती है, ये आप सभी जानते हैं। 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होती है और 13 से डिवाइड होने वाली। तो हम बात करें तो 13 से विभाजित कौन सी होगी सबसे छोटी? तो 13 का पहाड़ा बोला तो आप बोलोगे सर 13 8 104 होता है। बिल्कुल, विभाजित 3 अंक की संख्या। तो अगर मैं 3 अंक की संख्या की बात करूंगा तो क्या होगी? 3 अंक की संख्या जो होगी वो होगी 104। अब मुझसे बोल रहा है कि 104 को जो है उसने किससे डिवाइड किया है? उसे डिवाइड किया है 16 से, तो शेषफल पूछ रहा है। तो 16 का पहाड़ा आपको आता होगा बिल्कुल, तो 16 का पहाड़ा लगाइए, तो 16 6 96, ठीक है। 96 का मतलब कितना बचा बेटा? 8 रिमाइंडर, यानी जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा बेटा? 8। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपसे कहूंगा कि आप देखिएगा जो 2019 में पेपर पूछे गए वहां पर इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। यानी अगर हम बात करें अर्थमेटिक को छोड़ के बात करें तो इस तरह के क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस किया। अर्थमेटिक में क्वेश्चन बने हैं पर ये ज्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 6561 के वर्गमूल को, ठीक है, 6561 का वर्गमूल, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। तो 6561 है, इसका जो वर्गमूल होता है, वैसे अगर आपको पता है कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है बेटा किसका? 81 का। किसका स्क्वायर है ये? 81 का स्क्वायर होता है, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा? 81। और जिसको नहीं आता स्क्वायर निकालना, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखो क्या करोगे, अब जब भी वर्गमूल निकालना है तो 6561 हमारे पास क्या एक नंबर है। अगर आप पहले पीछे 2 अंकों का पेयर बनाएंगे, जब भी आपको वर्गमूल निकालना है तो पहले 2 अंकों का पेयर बनाइए। पेयर बनाए तो इकाई अंक कितना है? इकाई अंक 1 है, ठीक है। इकाई अंक क्या है? 1। 1 या तो 1 के पहाड़े में आता है स्क्वायर करने पर, या फिर 9 के पहाड़े में आता है, ठीक है। या तो 1 के स्क्वायर मतलब 1 के पहाड़े में आता है, या फिर हम क्या बात करें किसकी में आता है? 9 के स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 आता है। अब आप क्या करिए, उसको छोड़ दीजिए, 61 को छोड़ दीजिए, बचा है 65। अब 65 किसका स्क्वायर होता है? तो आप बोलोगे सर 65 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो 65 अगर हम बात करें तो ये 8 के स्क्वायर के बाद आता है, बिल्कुल। तो या तो ये 81 का स्क्वायर होगा या फिर ये 89 का स्क्वायर होगा। ये नंबर जो है या तो 81 का है या फिर ये 89 का है प्यारे बच्चों। तो अगर अब दोनों में कंफर्म करना है कि किसका स्क्वायर, तो एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। ये नंबर जो है 81 वो 100 से, यानी 100 एक बेस होता है, इस बेस से 19 कम है, और ये नंबर 100 से कितना कम है? 11 कम है। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 19 का स्क्वायर होता है 361 हमारे पास होता है, ठीक है। कितना होता है? 361 होता है। तो लास्ट में 61 हमारे पास आता है। तो इसका जो हम अगर देखेंगे रिजल्ट, तो बिल्कुल ये 81 का स्क्वायर है। तो यहां पर आप जज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए, तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या बोल रहा है? 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। अब बताओ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए। तो इसी नंबर को, यानी 6561 को किससे डिवाइड किया? 81 से ही डिवाइड किया। तो मुझसे पूछा रिजल्ट परिणाम क्या होगा, तो सबको पता है 81 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 81 इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था, इसका आंसर क्या था बेटा? डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किसी वृत्त के व्यास को दुगुना किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? चलिए, तो जो व्यास है जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक है, व्यास जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डायमीटर, उसको क्या किया है? डबल किया है। और हम जानते हैं उसको दुगुना किया है। तो अगर व्यास को दुगुना करोगे तो सेम जो है त्रिज्या भी दुगनी हो जाती है। जी हाँ, जैसे अगर मान लेते हैं माना व्यास, अब कुछ भी मान लो आप, जो आपकी इच्छा हो वो मान लो आप। तो माना व्यास अगर मानते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया। मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको, पर आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि माना व्यास अगर 10 सेंटीमीटर है तो भाई मेरे त्रिज्या यानी रेडियस क्या होगी? तो आप बोलोगे सर रेडियस जो होती है वो व्यास की आधी होती है, ठीक है। तो रेडियस जो है यानी जो त्रिज्या है वो किसकी हाफ होगी, यानी 5 सेंटीमीटर। अब मुझे बोला है अगर ये है तो बेटा यहाँ पर जो एरिया है, यानी जो हम बात करें क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया क्या होगा? तो आप बोलोगे सर एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होता है। जी हाँ, पाई आर का मान 5, 5 का स्क्वायर 25 लिख दूं मैं सीधा सीधा, तो होगा 25 पाई। ये तो हो गया हमारा पुराना है, ठीक है। अब हमने व्यास माना ये, तो नया व्यास क्या होगा? तो नया व्यास अगर हम बोलेंगे तो नया व्यास जो है बेटा दुगना हो गया। क्या हो गया? दुगना। तो कितना हो जाएगा? 10 दूना 20 सेंटीमीटर। और व्यास अगर 20 है तो जो यहाँ पर रेडियस होगी यानी जो त्रिज्या होगी यहाँ पर वो आधी यानी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब त्रिज्या अगर 10 होगी तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप बोलोगे सर क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 10 का स्क्वायर, बिल्कुल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 पाई। अब देखो यहाँ पर आप पूछ रहा है मुझसे, क्या पूछ रहा है? देखो बोल रहा है उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है? कितना बढ़ जाएगा। वैसे क्वेश्चन इसका जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए कितना हो जाएगा, क्योंकि बढ़ जाएगा जो बोला है वर्ड, ठीक है, वो गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो वैसे आप देखोगे तो 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना?
4 गुना। और पेपर में अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ इसी तरह से आया तो क्वेश्चन में आपको कहूंगा लैंग्वेज गलत है। एज ए मैथमेटिक्स अगर मैं बात करूं तो उसका क्षेत्र कितना बढ़ जाएगा या कितना हो जाएगा, ठीक है, तो पूछता तो इसका 4 गुना होगा। वैसे इसका आंसर 4 गुना यहां पर लिया जाएगा। अब डायरेक्टली देखो, आप सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमें पता है कि जो रेडियस है यानी व्यास जो है वो 2r होता है, तो यानी व्यास को अगर दुगना किया गया, व्यास इज डबल, ठीक है, तो 4r किया है, यानी एक तरह से रेडियस हमारी 2r हो गई हमारी, तो रेडियस अगर 2 होगी तो एरिया क्या होगा, अब क्या क्या हो जाएगा, सीधा 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना, 4 गुना, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में हम सभी जानते हैं। जैसे मान लो सीधा सा तरीका है, अगर मान लो रेडियस अगर आपकी 1 है, तो अगर आप देखोगे रेडियस अगर 1 है तो यहाँ पर जो आर स्क्वायर है वो आर स्क्वायर कितना है, 1 ही है। लेकिन जब रेडियस अपनी डबल हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्यों, इससे फायदा क्या है, इससे फायदा यह है कि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। सीधा देखो पाई कांस्टेंट है, तो सीधा यहाँ पर क्या हो गया, जो एरिया 1 से कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो ये लीजिए, तो आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बेटा बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सही का मतलब आपको समझ में आ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स के बैंक खाते में 86.54 रुपए का शेष है, यानी इतने रुपए उसके अकाउंट में पड़े हैं। एक्स हैज बैलेंस ऑफ 86.54 इन हिज बैंक अकाउंट, इसके पास पड़े हैं। बोल रहा है 55.31 रुपए जमा करने, ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर डिपॉजिटिंग 55.31 एंड विड्रॉल ऑफ रुपीज 84.33। अब ये क्वेश्चन अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो अजीब लगेगा, 55.31 जमा करने और 84.33 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। अब मैं देखो सिर्फ क्या है यहाँ पर जोड़ बाकी करवा रहा है। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, मुझे बोल रहा है 86.54 तो पड़े हैं, उसमें आपने कितने जोड़ दिए, उसमें आपने 55.31 रुपए जमा करा दिए, ठीक है, और निकाल कितने दिए, 84.33 आपने निकाल लिए। अब मुझसे पूछ रहा है बताओ कितना बैलेंस शेष है, तो पॉइंट वाली संख्या से आप आइडिया लगा लीजिए, 4 और 1 5, 5 में से 3 गया तो 2 हमारे पास आ गया, ठीक है, और 5 और 3 8, देखो 4 और 1 5, 5 में से 3 गया 2 आ गया, 5 और 3 8, 8 में से अगर वो गया तो 52 हमारे पास आ गया 52। तो लास्ट में ऑप्शन जिसके 52 है या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है, सी और डी नहीं होंगे, ये आपको आइडिया लगा गया। इससे तरह से आप समय बचाइए, हासिल वासिल को चक्कर ही नहीं है। 6 और 5 11, 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, ठीक है, 6 और 5 11, 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, और 8 और 5 13, 13 में से 8 गया तो बिल्कुल 5 बचेगा, 57.52। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत आसान थी, बस घुमा के बोली गई, कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बोला एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है, ओके, उसके बाद 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्तक द्वारा विभाजित किया जाता है। अच्छा एक बात और बताता हूं मैं आपको, ये नंबर है ना 3 नंबर, कौन कौन से, 7, 11 और 13, ये अलग ही स्पेशल केस है। 7, 11 और 13 का लघुत्तम जो होता है वो होता है 1001। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि तीनों अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले अगर हम एलसीएम की बात करें, क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, 7, 11 और 13 तीनों अभाज्य संख्या है, तो तीनों का गुणनफल होगा। तो क्या हो गया, ये देखो 143, तो ये हमारे पास ये हो गया, और गुणा 7 और कर दो, 7 या 21, कैरी 2 98 और 2 100, यानी कितना हो गया एलसीएम 1001। अब जरा ढंग से पढ़ो एक बार क्या बोल रहा है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया। अब देखो 3003 जो 1001 का मल्टीपल है, अगर आपको बेसिक क्लियर था तो आप इसको तुरंत पढ़ लेते कि एक 3003 जो 1000 का क्या है मल्टीपल है, उसके बाद आपने क्या किया, द्वारा विभाजित किया जाता है, फिर स्वयं से विभाजित किया जाता है, परिणाम क्या होगा, स्वयं से, ठीक है। तो एक संख्या जो है, जैसे मान लो लेट द नंबर, यानी संख्या मान लेते हैं हम लोग, तो बेटा संख्या क्या मान ली, अगर मैं आपको मेथड की बात करूं तो मेथड से बता रहा हूं, एक्स मान ली, फिर आपने उसको 3003 से गुणा किया, तो 3003 से गुणा करो उसको, तो क्या हो गया 3003x, बिल्कुल। अब क्या बोल रहा है, एलसीएम से डिवाइड किया, एलसीएम कितना, 1001 से डिवाइड 1001, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 3x बचेगा क्योंकि 3 गुना तो दिख रहा है यहाँ पर। अब बोल रहा है विभाजित किया जाता है, फिर स्वयं को, फिर स्वयं से, स्वयं कौन है संख्या, खुद x है, डिवाइड किया तो क्या बचा 3, और मुझसे यही पूछा परिणाम ज्ञात करिए, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर सी। बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने कर लिया, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी अगर आपको दिमाग में क्लियर था तो ये आपको पता चल गया, एलसीएम से डिवाइड करके 3 बचेगा और नंबर अपने पास होगा, नंबर गुणा 3 हमारे पास है, और स्वयं से नंबर से डिवाइड किया तो 3 इसका आंसर बचेगा। ऑप्शन वैसे भी इसके अलावा कुछ है भी नहीं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, धर्मेंद्र सर मैथ्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डेफिनेटली आपको यहाँ पर काफ़ी सारा कंटेंट आपको भविष्य में जो आने वाले एग्जाम्स है उनके लिए मिलेगा। इसके अलावा हमारा एक और चैनल भी है, धर्मेंद्र सर मैथ्स, ठीक है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हमारी कई क्लासें होती हैं, धर्मेंद्र सर मैथ्स,
ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई भी अगर डाउट्स हैं कुछ तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इस नंबर के थ्रू 8005703880। इस पर आप हमें व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, किसी भी काम के लिए अगर आप चाहें तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा इस लेक्चर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही अगर आप हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का कोर्स लेना चाहते हैं बच्चों, किसका, यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर आप बच्चों कोर्स लेना चाह रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और उसके बाद आप उसमें रजिस्ट्रेशन करके आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो टेस्ट सीरीज के साथ साथ अगर मैं कहूँ आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और साथ में अगर हम कहें कोर्स भी आपको मिलेगा। हाँ, टेस्ट सीरीज जो है वो मैथ प्लस आर मिलेगी, मैथ प्लस रीजनिंग की मिलेगी, लेकिन जो कोर्स है वो आपको केवल मैथ्स का मिलेगा। तो बहुत नाममात्र शुल्क में अवेलेबल है, आप हमारा एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं वीडियो और देखते हैं, चलिए आगे। तो देखिए यहाँ पे त्रिगुणानुपात जो लिखा हुआ है ना, ये प्रॉपर वर्ड नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आपने कभी एक वर्ड सुना हो इंग्लिश में ट्रिपलेट, एक तो ट्रिपलेट सुना होगा, एक पूरा ट्रिपल रेशो पूछ रहा है। ट्रिपल रेशो अगर हम बात करें ट्रिप्लिकेट रेशो, वैसे ट्रिप्लिकेट रेशो जो होता है ये हमारा त्रिगुणानुपात का मतलब, यहाँ पर तीन गुणानुपात का मतलब होता है घनानुपात। क्या होता है? घनानुपात। यानी अगर आपको कभी कभी हिंदी में कोई टर्म समझ नहीं आती है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया करो। देखो ट्रिपल यहाँ पर ट्रिप्लिकेट रेशो से निकल करता है, तो ट्रिपलेट नहीं है यहाँ पर, ये ट्रिपल मतलब जो होता है ना, मतलब हम बात करें ट्रिप्लिकेट रेशो जिसको हम बोलते हैं वो है हमारा यहाँ। इसका मतलब क्या है? अभी क्वेश्चन देखो बहुत कंफ्यूजिंग है, अगर आपको हिंदी में पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 10x + 5 बटा 42x + 8 जो है वो ट्रिप्लिकेट घनानुपात का मतलब किसका? 5/8 का घनानुपात है, या घनानुपात का मतलब क्यूब के बराबर होगा। तो बस आपको यही सॉल्व करना है आपको बच्चों। चलिए करते हैं सॉल्व इसको। तो 10x + 5 बराबर 42x + 8 बराबर 125/512। चलिए अब यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू रखिए। अब आपको पूछ रहा है x³ का मान। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर ये x³ है तो यहाँ पर x का मान कितना होगा? 10। अब मैं तो को सॉल्व करने नहीं जा रहा, टाइम खराब होगा। यहाँ पर x का मान कितना होगा? यहाँ x का मान होगा 11, क्योंकि 11 का क्यूब है। यहाँ पर x का मान कितना होगा? 13, और यहाँ पर x का मान कितना होगा? 12। तो एक एक करके पुट करके देख लीजिए कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। x का मान 10 का, 10 × 10 100, 100 + 5 105 नहीं हो रहा। 11 रखा, 11 × 5 110, और 11 × 10 110, 110 + 5 115 नहीं हो रहा। अगला 12 रखा तो 12 × 10 120 + 5 125, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर x का मान नीचे रखे, देखो 12 दूनी 24 का 4, कैरी 2 48 और 2 50, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया बेटा? x का मान आ गया 12। और मैंने कैसे लिखा? बिल्कुल x³ का मान मुझसे पूछ रहा है, तो बेटा 12 का क्यूब बराबर कितना होगा? 1728। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने किया, हमें कैसे आएगा? अरे बेटा ब्रजगुणा करना है, कैलकुलेशन करनी थी, वो मैंने नहीं की, बस उसको बचा के मैंने अपना समय बचाया। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 में? सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बहुत आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्या है? 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करो। 40 का वर्ग के 40% का चौथाई, तो 40 का वर्ग 1600, 40% 2/5 या 40/100 लिख दीजिए आप, जो आपकी इच्छा है, और 1/4 भाग 1/4 भाग। तो 400 से कट गया 4 बार, ठीक है, तो आगे 160। क्या है आंसर? 160, क्वेश्चन नंबर 7 में सी। तो कुछ क्वेश्चन सच में बहुत इजी थे, यानी अगर हम बात करें जितने भी हमारे 19 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए वो अपने आप में 150 में से बड़े ही शानदार क्वेश्चन थे। यानी आप समय देंगे इन पे थोड़ा सा तो आप आराम से इन चीज़ों को फाइट कर सकते हैं। चलिए, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना हो जाए, यानी सेलिंग प्राइस ट्रिपल्ड हो जाए, तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो लाभ कितना हो रहा है बेटा? 5 गुना हो जाता है। दो बातें अलग अलग, कि सेलिंग प्राइस को अपन ने क्या किया? ट्रिपल कर दिया, 3 सेलिंग प्राइस कर दिया। तो बताओ कितना बढ़ गया? सर 2 सेलिंग प्राइस बढ़ गया, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट कितना हो गया? 5 गुना हो जाए। 5 गुना किया जाए, बढ़ना अलग चीज होती है, हो जाए, जैसे मैंने बोला पहला एक क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था पेपर में जो आया था 4p। तो देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस डबल हुआ तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया? मतलब सेलिंग प्राइस अगर 2 गुना बढ़ गया तो प्रॉफिट या 4 गुना बढ़ गया। हुआ तो बेटा यहाँ पर कितना है? 3 गुना, और यहाँ 5 गुना। तो इसका मतलब है कि 2 सेलिंग प्राइस का पैसा वही होगा जो 4 प्रॉफिट का पैसा होगा। तो यहाँ से प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लो। चलिए, तो प्रॉफिट के सामने 2, सेलिंग प्राइस के सामने 4, ठीक है भाई, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया, ठीक है। तो इसको सीधा लिख दे 1/2। चलिए अब मुझसे पूछ रहा है एक्चुअल लाभ पूछ रहा है, तो अच्छा बताओ, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो अपने पास आ गया 1:2, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि अगर प्रॉफिट ये है, सेलिंग प्राइस ये है, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा? तो 2 रुपये विक्रय मूल्य में से 1 रुपये लाभ निकाला, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? 1 रुपये आ गया।
तो प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछ रहा है, 1 रुपये का लाभ हुआ किस पर, कॉस्ट पर, 1 पर, गुणा 100। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मैथ्स के अंदर हमेशा प्रॉफिट जब तक आपको नहीं बोला जाए सेलिंग प्राइस पे नहीं निकालना, हमेशा आपको किस पे निकालना है बेटा, कॉस्ट प्राइस पे। तो आंसर आया बी, यानी 100% इसका राइट आंसर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एक्स 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, ठीक है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। चलिए अब बताओ, देखो कोई स्कूटर को खरीद रहा है 42,000 में, ठीक है, आज के टाइम तो बहुत महंगा आ रहा है, और मरम्मत पे 6,000 खर्च किए, तो उसका टोटल खर्चा कितना हो गया, यानी अगर बोलेंगे तो 48,000 रुपये उसका टोटल खर्चा हो गया, यानी इतना कॉस्ट हो गया। अब उसने बेचा है तो सेलिंग प्राइस निकाल लो, वैसे एक ही सेलिंग प्राइस है कितना, 54,000, और अगर मैं इसका प्रॉफिट देखूं तो प्रॉफिट कितना आया बेटा, 6,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ 6,000 का किस पर, 48,000 पर, बिल्कुल 48,000 पर, गुणा 100, तो ये देखो पूरा पूरा कट गया 8 बार, तो कितना होता है 12.5%, 100/8 12.5% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 110 रुपए लागत वाली एक वस्तु 104.5 में बेची गई, छूट की पेशकश की बात कर रहा है। अच्छा बताओ, 110 रुपए अंकित मूल्य है लागत वाली और 104.5 में बेची गई है, तो अब वैसे तो लॉस हो रहा है, पर यहाँ पर डिस्काउंट की फॉर्म में बोला है आपसे, तो बताइए 110 में से क्या, तो 6 यानी 5.5% क्या छूट हो गई, कम दे दिया, तो अब छूट को परसेंटेज में निकालना है। वैसे इसको ऑप्शन देना चाहिए था 5.5, क्योंकि बच्चे जो 5.5 देखते जल्दबाजी में गलत करते, किस पर, 110 पर, गुणा 100। चलिए पॉइंट आया, 1 0 कट गई हमारे पास, तो 5% की छूट की पेशकश की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आया बेटा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1,600 रुपए और 3 वर्ष में 1,680 रुपए हो जाती है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है, और चक्रवृद्धि ब्याज में राशि हमेशा एक मल्टीपल की फॉर्म में आगे बढ़ती है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, राशि एक मल्टीपल की फॉर्म में आगे बढ़ती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो बिना प्रिंसिपल हमारे पास पी रुपए होता, तो कुछ वैल्यू हमारे यहाँ मल्टीप्लाई होके, जैसे मान लो एम से मल्टीप्लाई हुआ तो वैल्यू 1 साल बाद इतनी हो जाएगी, फिर इस पर फिर एम से गुणा होगी वैल्यू, और 1 साल बाद वो कितनी हो जाएगी, 2 साल में टोटल, 1 साल ये 2 साल कितनी हो गई बेटा, 1,600 रुपये हो गई। अब 1,600 पे कुछ परसेंट जो यहाँ पर बढ़ रहा है वो होगा कितना हो गया, 1,680 रुपये हो गया। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ से यहाँ बढ़ा कितना, अगर हम देखें तो 80 रुपये बढ़ गया। अब 80 रुपये जो बढ़ा है वो किस पर बढ़ा है, 1,600 पे बढ़ा है, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो मल्टीप्लाइंग वैल्यू होकर आगे बढ़ रही है उसमें 80 रुपये बढ़ा है, तो यहाँ पर देखिए आप रेट निकालिए, क्योंकि 80 रुपये जो ब्याज मिला है ना बच्चों, वो किस पर मिला है, 1,600 पर ही मिला है, ठीक है। कितना परसेंट है, क्योंकि 1 साल का ब्याज है, सिंपल कर लीजिए, 2 0 कट गई, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, 5% इसका क्या आ गया, ब्याज की दर आ गई है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल प्यारा सा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 11 में ए इसका बिल्कुल बेहतरीन आंसर हो गया है। चलिए 12 क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। अब ये हो जाएगी का मतलब क्या है, जब भी क्वेश्चन आपको बोले कि कन्वर्ट हो रही है, बदल रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो मिश्रधन की बात कर रहा है। चलिए तो यहां पर आप समझो, देखो सबसे पहले हाफ ईयरली का केस है। हाफ ईयरली का मतलब पता है क्या होता है, हाफ ईयरली का मतलब होता है, कुछ लोग रट लेते हैं कि रेट आदि क्यों करते हैं वो समझना, क्योंकि रेट है 4% जो है वो प्रति वर्ष है, एक साल में 4% ब्याज मिल रहा है, पर वो तो हाफ ईयरली ब्याज लेना चाह रहा है, तो रेट जो हो जाएगी बेटा वो 4 की क्या हो जाएगी, आधी, यानी कितना परसेंट, 2% आपको ब्याज मिलेगा। अब अर्धवार्षिक का मतलब एक साल में 2 बार, तो यहाँ पर एन मतलब कितनी बार ब्याज मिलेगा, एक साल में 1 × 2 यानी 2 बार आपको पैसा मिलेगा। अब देखो 25,000 पे आपको मिश्रधन पूछ रहा है, तो देखो बहुत सारे तरीके से करने के, जैसे सिंपल है कि 25,000 पर आपको पता है कि 2% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 102% होता है, तो आप सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, जी हाँ 102/100 आप ऐसे लिख दीजिए अगर आप चाहते हैं आसान। तो देखो 3 0 कट गई हमारे पास। चलिए अगर इसको काटा हमने किससे, 5 से 5 बार, और 5 से काटा इसको 2 बार, 2 से इसको काटा कितनी बार, 51 बार, तो आप देखिए इकाई अंक क्या आ रहा है, इकाई अंक आ रहा है 0, ठीक है, 10 हो गया ना यहाँ पर, तो इकाई अंक 0 आना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो आपको तोड़ लीजिए, जैसे 51, देखो कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 51 तो है ही यहाँ पर भी, 51 गुणा 2 गुणा 51 गुणा 5 ऐसे लिखा मैंने, तो देखो 5 × 2 10, ठीक है, 51 गुणा 51 क्या होता है, 51 का स्क्वायर 2601, और 10 का मतलब 26,010 रुपए, ठीक है, तो 26,010 ऑप्शन बी। तो ये अपनी अपनी कैलकुलेशन है सबकी, आप किसी भी तरीके से करिए, आंसर आपका यही निकल कर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है, ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय बाद 37,000 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया हो, ठीक है, तो कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो ये है बेटा पार्टनरशिप का क्वेश्चन। और पार्टनरशिप के क्वेश्चन की खास बात पता है क्या होती है कि पार्टनरशिप में जिस अनुपात में आप निवेश करते हो उसी अनुपात में आपको प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट है उनका वो 3:1 में साझा किया गया है। तो बेटा अब जब प्रॉफिट 3:1 में होगा तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, 3:1 में होगा। तो अगर हम बात करें, ए ने 37,000 रुपये लगाए, ए ने 75,000 रुपये लगाए, 75 के, और बी ने लगाए कितने, 37 के। चलिए, और वो आगे क्या कह रहा है, वो मुझसे कह रहा है 37 के हमको बोल रहा है, और वो मुझसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर ए जो है वो देखो वर्ष के अंत में लाभ हुआ, और यहाँ पर बी कुछ समय बाद आया। तो माना जो बी है वो बी एक्स समय बाद या एक्स समय के लिए जुड़ा, तो यहां पर हम बात करें तो ये 12 महीने के लिए जुड़ा और ये एक्स समय के लिए जुड़ा। और इन दोनों का जो रेशो होना चाहिए बच्चों वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 3:1। तो 75 के गुणा 12 अपॉन 37 के गुणा एक्स, इसका मान है 3:1 आपको बोल रहा है। 3 से कट गया 75 25 बार। और मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन में अगर इस तरह का है तो इसका जो प्रॉपर, क्योंकि अगर ये डबल होता ऊपर तो बहुत आसानी से कट जाता, ठीक है। अगर ये मान लो 74,000 होता तो 2 बार कट जाता तो 24 हो जाता, तो x का मान निकाल सकते, 24 ने 8 हो जाता, तो उसके आंसर। तो अगर क्वेश्चन बच्चों ये अगर है एग्जाम के अंदर, बाकी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, 75,000 क्वेश्चन एग्जाम में अगर है तो मैं आपको कहूंगा ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि कैलकुलेशन पूरी नहीं आ रही है। तो अगर 75 गुणा 12 बटा 37, तो यहाँ पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा किसी भी कंडीशन में। तो इस क्वेश्चन में अगर 74,000 होता, इफ यहाँ 74,000 होता तो यहाँ पर क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता, जो कि आप देख सकते हैं कि देखो 74 की हमारे पास होता गुणा 12, ये सही सॉल्यूशन मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपके पेपरों में कई क्वेश्चन आए, अब हमारा काम तो केवल क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराना है, ठीक है। और ये होता 3:1, तो यहाँ पर हम बोलते कि ये देखो डबल बार कट गया यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। और 3 से कट गया 4 बार, तो एक्स का मान आता है यहाँ पर 8 महीने। और एक्स का मतलब, इसका मतलब बी 8 महीने के लिए आया, तो 8 महीने का मतलब वो 4 महीने बाद ही जुड़ा होगा। भाई 8 महीने काम किया तो 4 महीने बाद जुड़ा होगा, तो आंसर तब होता है इसका 4। और क्वेश्चन का आंसर 4 ही है, लेकिन क्वेश्चन इसका मतलब गलत था। चलिए, ये गलती जो हमारा काम है बताना आपको, तो हम बताएंगे आपको डेफिनेटली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए, इस कारण कक्षा के औसत अंक जो है 0.5 से बढ़ गए। अच्छा देखो, वेरिएशन कितना आ रहा है, तो 68 से कितना हो गया बेटा, 88 हो गया। तो आप बोलोगे कि सर एक नंबर, बच्चे के नंबर 20 बढ़ गए, 68 देने थे, दिए 88, तो कितना वेरिएशन हुआ बेटा, 68 से 88 गए तो 20 बढ़ गया। अब इस 20 की वजह से अगर हम देखें तो सब में जो औसत बढ़ा वो कितना बढ़ा, 0.5 बढ़ा। तो मुझसे पूछना कक्षा में छात्रों की संख्या n का मान का निकालिए। तो n बराबर, देखो टोटल 20 बढ़ा, एक बच्चे पे कितना बढ़ा, 0.5 निकाल लो। चलो क्या आएगा, 40। तो यहाँ पर संख्या होगी जो कक्षा के बच्चों की वो क्या होगी बेटा, 40, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर आया डी। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, ए बी से 2 गुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। चलिए, कुशल का मतलब समझते हो आप, कार्य क्षमता की बात कर रहा है, ए बी से और बी सी से, है ना। तो बी सी अगर एक काम करेगा तो बी कितना काम करेगा, 3 गुना। और अगर बी 3 काम करेगा तो ए जो है उससे दुगुना है, तो 3 दूनी 6। तो ये आ गया हमारे पास वर्क एफिशिएंसी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि सी अकेला कोई काम 30 दिन में कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अच्छा बताओ, वर्क एफिशिएंसी कार्य क्षमता ये है, सी जो है वो 1 की स्पीड से काम कर रहा है, ठीक है, और 30 दिन तक काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना, उसने कितना किया होगा, 30 यूनिट काम किया होगा। कब, जब हम बात करें ये तीनों अलग अलग काम करते हैं, मतलब तीनों में क्या सी अकेला काम करता है। अब बोला तीनों मिलकर काम करें, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कि अगर हम वर्क एफिशिएंसी निकालें बेटा, तो यहाँ पर 6 प्लस 3 प्लस 1 टोटल आ गए 10 यूनिट। तीनों मिलकर एक साथ 10 काम कर सकते हैं, तो अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो समय कितना लगेगा बेटा, समय लगेगा 30/10, यानी वैल्यू कितना आएगा, 3 दिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आया, ए इसका सही जवाब है। तो आपके पार्ट सी के अंदर 19 क्वेश्चन जो आए उसमें से ये क्वेश्चन आपके सामने है, बड़े प्यारे प्यारे। चलिए, अगला क्या कह रहा है, 16, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए, मुझसे कह रहा है। तो देखो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे का में दूरी तय कर रहा है, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 250 गुणा 4। और वही दूरी अगर वो 1 घंटे 40 मिनट में करेगा
तो आप देखो 1 घंटा 40 मिनट जो है उसको आप कन्वर्ट करिए, क्या बोलोगे, 1 घंटा 40 मिनट को हम लिखेंगे 40/60 घंटे में बदल गया, तो ये हो गया 1 से ही 2/3, ठीक है, काट दिया ना, तो क्या हो जाएगा ये 5/3 घंटे हमारे पास हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अब पूछ रहा है स्पीड क्या होनी चाहिए जब आप उसको 5/3 घंटे में तय कर रहे हो, ये ऐसा ही है 5 है ना, तो एस स्पीड का मान अगर हम निकालें तो हो जाएगी 250 गुणा 4/5, नीचे और 3 ऊपर चला गया, तो 50, ये हो गया 600, तो 600 kmph किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इस स्पीड से उसको चलना पड़ेगा, किसको, हवाई जहाज को, ठीक है, उसके लिए जैसे आम बात है 600 चलना। क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके यानी बिना रुके चले, यानी बिना ब्रेक लगाए चले, तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाती है, यानी उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर जब वो रुकती नहीं है। यदि वह सभी स्थानों पर रुके, यानी जहां जहां पर रुक सकती है स्टॉपेज पर, वहां पर वो रुकती है, तो एक घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती है, यानी अब चाल उसकी 36 रह गई, तो 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन मैं आपसे कहूंगा, तो अगर आप देखो इसको, देखो नॉर्मली कितना चलती है, उसकी स्पीड कितनी है 45, और चल कितना पाती है, तो स्पीड का जो रेशो है S1 S2 है, दूरी समान है, तो अगर दूरी समान है तो यहाँ पर जो स्पीड का रेशो होगा, वो जो हमारे पास स्पीड का रेशो होगा जब टाइम के क्या होगा, उल्टा होगा। तो अब देखो जरा 5 और 4, यानी 5 की चाल चलती पर वो चली 4 ही है, तो टाइम का जो रेशो आएगा बेटा, वो 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब ये है कि वो वैसे बेसिकली कितना चलती, बेसिकली वो 4 घंटे में कवर कर लेती, लेकिन वो चले कितने घंटे, 5 घंटे। तो यहाँ पर एक अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 बढ़ चुका है हमारे पास, क्या बढ़ चुका है बेटा, 1 बढ़ चुका है। चलिए तो देख लीजिए, अब आपको इस बात को समझना है कि इसको आसान कैसे करोगे। अब आप जरा समझिए, ठीक है, अब मेरी बात समझना जरा कि यहाँ पर 5, यानी वो, इसका मतलब है कि नॉर्मली अगर वो 4 घंटे में या 4 टाइम में अपना डिस्टेंस कवर करती है, तो 5 में कर रही है, तो यहाँ पर 5 जो है हमारे पास वो 1 घंटे में चल रही है, तो कितना टाइम एक्स्ट्रा लिया है, तो आप बोलोगे सर 5 यूनिट का मान अपने पास 60 मिनट आपको दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है 1 यूनिट यानी एक्स्ट्रा कितना रुकी है वो, तो आप देखोगे 60/5 यानी 12 मिनट, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा सी, इसका करेक्ट जवाब है। तो वो 12 मिनट इसका मतलब रुक पाती है। एक तरीका तो हमारा ये हो ही गया। सेकंड तरीका अगर हम देखें तो आप ऐसे समझ लो कि वो, अगर हम देखें यहाँ पर कितना किलोमीटर कम चली, 9 किलोमीटर, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मिटा दूंगा उसको बाद में। अगर वो 9 किलोमीटर कम चली तो देखो 45 किलोमीटर चलने में उसको 60 मिनट लगते हैं, तो पूछ रहा है बताओ 9 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगता है जिस समय वो रुकी है, तो 60/45 गुणा 9 से काटा 5, तो आ गया सीधा सीधा 12 मिनट। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, पर ये रेशो वाला कॉन्सेप्ट बहुत शानदार होता है, इससे आपको क्वेश्चन करने में कभी दिक्कत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 आपको दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, क्वेश्चन सही पूछा है उसने। लंबाई वहां पर अनुपात में दे रखी है, ठीक है, और चौड़ाई वहां पर दे रखी है। अब देखो क्षेत्रफल भी दे रखा है। अब देखो बच्चे कुछ लोग लंबाई चौड़ाई निकालने बैठ जाएंगे, ठीक है, बट आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, चलो यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर रेशो वाली वैल्यू अगर आपको मिल जाए तो आपका सारा काम आसान है। जैसे देखो, अगर हम बात करें लंबाई अगर मैंने मानी 5x, चौड़ाई मानी 6x क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि अनुपात है ना, जिसका मान 6750 आपको दिया गया है, ठीक है, मेनली x का मान निकालना, उसके बाद तो आंसर वैसे ही बहुत आसान है। चलो मैं तो आपको पूरा बता ही रहा हूँ। x² बराबर 6750 एरिया है, 5 गुणा 6 से भाग लगाएंगे दोनों से, तो 6 पंजे 30, 1 0 कट गया, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 से काटा 25, तो x² बराबर 225, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 15। चलो तो x का मान 15, तो सीधे सीधे रख दो। लंबाई और किसका रेशो निकाल रहा है, एरिया का, एरिया क्या होता है L गुणा B, तो आप देखो L का मान तो L तो कट ही जाएगा हमारे पास, तो वैसे लिख दो आप 5 गुणा 15 अनुपात 5 गुणा 15, लंबाई और चौड़ाई 6 गुणा 15, ठीक है, ऑर्डर का ध्यान रखना, ये तो कटेगा, तो 1:90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है बेटा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा 19वां क्वेश्चन देखते हैं। हर शिफ्ट में 19 क्वेश्चन पूछे गए आपसे। 11 से विभाजित होने वाली, आपसे बोला 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की वाली संख्या के अंकों का योग। अब देखो अभी क्वेश्चन आपने पहले भी किया है, 1001 जो था वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है,
और वो 11 से डिवाइड, क्योंकि 11 का मल्टीपल है। ठीक है, के अंकों का योग, तो 4 अंकों की कोई ये हुई, और 3 अंकों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो दोनों में एक ही वैल्यू जो ऑलरेडी आ चुके। देखो अगर हम बात करें सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की दोनों में सबसे छोटी है संख्या जो 11 से व 13 से विभाजित है, समान है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है? वह संख्या है हमारे पास 1001। ठीक है, अब मुझे बोल रहा है अंकों का योग और अंकों के योग का, तो अंकों के योग सम ऑफ डिजिट्स, तो ये आ गया 2, उसका भी सम ऑफ डिजिट्स ही पूछ रहा है। अंकों का योग 11 के लिए, तो प्रोडक्ट पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। यानी एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया इसने एक तरह से। तो क्या आया बेटा? सी इसका राइट आंसर हो गया। तो 19वें क्वेश्चन में क्या आ गया? सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो इस तरह से आपके इस शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हुए। चलते हैं ये जो हमारी 27 तारीख को शिफ्ट फर्स्ट थी, शिफ्ट सेकंड की ओर चलते हैं, देखते हैं उसके क्वेश्चनों को कंटिन्यू करते हैं। तो आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। धर्मेंद्र सर मैथ्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डेफिनेटली आपको यहाँ पर काफ़ी सारा कंटेंट आपको भविष्य में जो आने वाले एग्जाम्स है उनके लिए मिलेगा। इसके अलावा हमारा एक और चैनल भी है, धर्मेंद्र सर मैथ्स। ठीक है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हमारी कई क्लासें होती हैं, धर्मेंद्र सर मैथ्स। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप कोई भी अगर डाउट्स हैं कुछ, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इस नंबर के थ्रू 8005703880। इस पर आप हमें व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, किसी भी काम के लिए अगर आप चाहें तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस लेक्चर की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही अगर आप हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का कोर्स लेना चाहते हैं बच्चों, किसका? यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर आप बच्चों कोर्स लेना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, और उसके बाद आप उसमें रजिस्ट्रेशन करके आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ अगर मैं कहूँ आपको, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और साथ में अगर हम कहें कोर्स भी आपको मिलेगा। हाँ, टेस्ट सीरीज जो है वो मैथ प्लस आर मिलेगी, मैथ प्लस रीजनिंग की मिलेगी, लेकिन जो कोर्स है वो आपको केवल मैथ्स का मिलेगा। तो बहुत नाममात्र शुल्क में अवेलेबल है, आप हमारा एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं वीडियो और देखते हैं, चलिए आगे। तो 27 जनवरी शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% अधिक पर अंकित किया गया। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ के साथ बेचा कर दूसरी को क्या बोल रहा है कि बोल रहा है दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि के साथ बेचा गया। तो कुल लाभ अथवा हानि परसेंट आपसे, कुल लाभ परसेंट आपसे पूछ रहा है। तो इस बात को जरा ढंग से देखिएगा। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर कुछ वस्तुएं बोला है, शुरू में कुछ वस्तुएं बोला है, पर लास्ट में यहाँ पर 2 वस्तुओं की बात करें तो 2 वस्तु मान सकते हैं। अब हम देखें यहाँ पर कि हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% अधिक पर अंकित किया गया। तो मान लो एक का कॉस्ट प्राइस हमने देखा अंकित मूल्य 125 रुपये हमारे पास है, कॉस्ट हमारे पास 100 रुपये था, अंकित मूल्य 125 था। तो इस हिसाब से पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या आएगा? आप बोलोगे कि उसको 20% लाभ पर बेचा गया। क्या बोल रहा है? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य 125, उस पर 20% लाभ, यानी अगर हम बोले तो 120/100 यानी 6/5 आप कर सकते हैं। तो 6/5 चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर इसको आपको तरीके से बताऊंगा मैं आपको। तो ये होगा 25 × 6, 150 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस हुआ फर्स्ट वस्तु का। ठीक है, CP MP और ये हमने मान लिया। ऐसे CP2 की अगर हम बात करें तो वो भी 100 रुपये हमने माना, पर अंकित मूल्य उसका कितना होगा? MP2 हमारा होगा यहाँ पर मार्क प्राइस कितना? 125, लेकिन उस पर आपने 10% हानि से बेचा। तो सेल किया आपने 125 पर, अगर आपने सेल किया 90% के हिसाब से, तो 90/100 आपको सॉल्व करना है। चलिए कट गया 0, तो 225 यानी कैरी 2 और 2 11, तो आ गया 112.2 हमारे पास। अरे गलत लिख दिया, 225 का 25 कैरी 2 चला गया, 9 और 2 11, तो 112.5 में आपने सेल किया। तो ये हमारे पास SP1 आ गया और ये SP2 आ गया, पहली वस्तु का और ये दूसरी वस्तु का। अब मुझसे पूछ रहा है टोटल लाभ पूछ रहा है, तो बताओ टोटल कॉस्ट कितना हुआ? तो TCP जो होगा मेरे बच्चों, TCP क्या होता है? TCP बराबर होता है, दोनों का कॉस्ट टोटल निकालें तो 100 200 रुपये, और टोटल सेलिंग प्राइस अगर मैं निकालूँ
तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 150 और 112 अपन ने किया तो 162.5 हमारे पास आ गया। ठीक है, 16 नहीं 262.5 हमारे पास आ गया। प्रॉफिट कितना हुआ, 62.5 का हमारे पास प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट किस पर हुआ है बेटा, 62.5 का ये प्रॉफिट हुआ है 200 पर। ठीक है, और गुणा 100 आप कर लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 31.25 हमारे पास क्या आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ पर आप चाहो तो टोटल भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं कि भाई अगर आप देखो 20 और 10 की अगर हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तब भी, क्योंकि दोनों का अंकित मूल्य अगर हम बोले तो अंकित मूल्य का क्रय मूल्य पढ़ो तो 20 और 10 पे आप लाभ निकालेंगे, लेकिन जो लाभ आएगा वो अंकित मूल्य के हिसाब से काम करेगा, फिर उसको आपको कॉस्ट पे निकालना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। ऐसे करिए जो मैंने आपको बताया है। 30 और 10 की दो अनुक्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु 945 में बेची जाती है लागत मूल्य। तो बेटा कॉस्ट अगर हम बात करें, लागत मूल्य मतलब अंकित मूल्य बोलते हैं उसको हम लोग, पर यहाँ पे लागत मूल्य लिखा हुआ है तो मार्क प्राइस जो होना चाहिए, वैसे कॉस्ट प्राइस कभी होता नहीं, आपको पता है, छूट दे नहीं सकते। तो पर ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है तो कॉस्ट पर 30% का मतलब 7/10। क्यों, क्योंकि 30% का मतलब होता है 3/10। 10 पर 3 की छूट दी है तो 7/10 में बेचा। फिर 10% का मतलब होता है 1/10। जी हाँ, इसमें आपने बेचा है तो आपने फाइनल 9/10 में इसको बेचा है, जिसका मान आपको 945 रुपये आपको लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सीपी का मान निकालना है, क्या होगा 945 गुणा 100/7 गुणा 9। ठीक है, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 5 जो कि 15, तो कितना आया बेटा 1500 रुपये इसका कॉस्ट निकल कर आया। वैसे अगर वो कोई कॉस्ट पर अगर छूट दे रहा है तो मतलब वो हमेशा लॉस में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है। यानी आप कहोगे तो 10% की दर से आपको अंतर जो दे रखा है 2 साल का वो 1 रुपये दे रखा है। तो मूलधन ज्ञात करें। आपको एक बात पता है क्या, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो 2 साल का जो अंतर होता है ना CSI का, वो पहले साल के ब्याज पर ब्याज होता है। तो मूलधन माना P, पहले साल का ब्याज कितना परसेंट है, 10%, जिसको हम 1/10 बोल सकते हैं। ठीक है, तो मूलधन पर 1/10 ब्याज है, इस ब्याज पर फिर ब्याज मिला तो 1/10 हमारे पास आ गया। तो ब्याज पर ब्याज जो होता है वो अंतर होता नहीं, 1 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ पर P का मान निकाला तो 10 × 10 100, तो 100 ऊपर चला गया, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 100 रुपये हमारे पास निकल कर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो गया, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। अब ये लो, पिछला क्वेश्चन जैसा है वैसा का वैसा क्वेश्चन है। तो सेम अगर हम बात करें तो 10% का मतलब क्या है मेरे भाई, 1/10 हमारे पास होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 2000 पर, अच्छा अंतर भी 3 साल का बोला है, अब पिछले क्वेश्चन में 2 वर्ष का था, यहाँ 3 वर्ष का है। तो आप कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। भाई देखो यहाँ पर 10% 1/10 ब्याज है, 2000 का 1/10 कितना होता है, तो पहले साल आपको ब्याज मिलेगा 200 रुपये, अगले साल भी 200 मिलेगा, पर 200 पे 1/10 निकाला तो 20 रुपये आ गया। अब 200 तो मिलेगा ही मिलेगा आपको तीसरी बार में, तीसरे साल में, फिर 200 पर और 200 पर, तो आप जब निकालोगे इस पर 20 रुपये आएगा, 10% इसका 10% 20 रुपये आएगा, और इसका कितना आएगा बेटा 2 रुपये आएगा। तो ये पूरा जो हमारे पास है ये पूरा CI है, ये पूरा क्या है CI है, और ये पूरा क्या है हमारे पास, ये केवल SI है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास CI SI का डिफरेंस है। तो बताओ CI SI का डिफरेंस कितना हो गया, फॉर्मूले से कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तरीका हो गया। तो 62 रुपये ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 3 साझेदार XYZ ने लाभ साझा किया, यदि कुल लाभ 3000 रुपये था, एक X का हिस्सा Y की तुलना में 400 रुपये कम और Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 रुपये कम था, तो XYZ का लाभ साझा करने का अनुपात पूछ रहा है। तो देखो X Z की तुलना में और Y Z की तुलना में, तो अगर माने कि Z का जो प्रॉफिट है, Z's प्रॉफिट अगर माना X रुपये, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर Z का हिस्सा X की तुलना में, X का तुलना Z की तुलना में 400 रुपये कम है। तो X प्रॉफिट अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पर X मत मानो या P मान लो, तो P - 400। ठीक है, और Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 रुपये कम है। ठीक है, और तीनों का टोटल किसके बराबर है, 3P - 600 बराबर 3000 रुपये आपको बोला गया है। ठीक है, क्योंकि टोटल आपको इतना बताया, तो 3P बराबर हो गया
3000 प्लस 600 3600 रुपये हमारे पास ये हो गया। तो बेटा पी का मान कितना आ गया, पी का मान आ गया 1200 रुपये। ठीक है, पी का मान 1200 है। तो आपसे पूछ रहा है एक्स वाई जेड का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 1200 रुपये। 1200 में से अगर मैं 400 घटाऊंगा तो वाई का नहीं, वाई का अगर 1200 में से 400 गया तो 800 रुपये हमारे पास ये आ गया। और वाई का निकालेंगे तो 200 रुपये घटाएंगे। ठीक है, ये एक्स का आया तो 1000। तो देखो कट गया 4, 5 और 6। क्या आया अनुपात, 4:5:6, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर क्या आ गया बेटा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो बोला है परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो देखो अगर मैं परिवार की बात करूं तो 2 तो माता पिता हैं, तो 36 गुणा 2 टोटल आयु आ गई। और 3 बच्चे हैं, 3 गुणा 10, और टोटल कितने लोग हैं, 5। 5 का भाग लगा दो। तो एवरेज निकालने का सबसे बड़े तरीका, अगर नंबर छोटे हैं तो, बड़े हैं तो पूरे बात अलग है, 72 प्लस 30 बटा 5, तो 102/5 भाग लगाओगे। तो जब भी ऐसा भाग लगाना तो ऊपर डबल कर दो और पॉइंट लगा दो एक के बाद, तो 20.4 एवरेज आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 18 वस्तुएं 15 की औसत कीमत पर बेची गई। कोई इस बार 2 बार औसत लिख दिया। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 थी, तो शेष 6 वस्तुओं को प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई लाभ और हानि नहीं हुई हो। यानी इसका मतलब टोटल कॉस्ट और टोटल सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब सीधा सीधा लॉजिक क्या है, देखो 12 को अगर 16 के हिसाब से लाए हो तो एक तो कॉस्ट ये हो गया, और 6 का कॉस्ट 6x मान लिया। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, 18 गुणा 15, ये लो। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से आप इसको कर सकते थे, बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन में कहूँगा ये। तो ये हो गया 6x बराबर 15 गुणा 18 करोगे तो 18×5 90, 270 हमारे पास ये हो गया। और माइनस का अगर 12, 192 हमारे पास ये आया, तो ये हो गया 78। ठीक है, और 6x बराबर 78, तो x बराबर आ गया 78 डिवाइड बाय 6 यानी 13। तो मेरे को जिस तरह से मैं आपको बताऊँ पेपर हमें मिल रहे हैं, हम उसी तरह से इसका आंसर करवा पा रहे हैं आप लोगों को। बाकी आपके पास की औसत कीमत, चलो तो आपको अगर आपको अवेलेबल हो रहे पेपर तो आप हमें भेज सकते हैं जो भी आपको सॉल्यूशन करवाने हैं। ठीक है, और बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई वाला केस है। जितना बच्चा सोचेगा कि भाई, वैसे कोशिश तो सबकी है, अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत तो व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, कंटिन्यू क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए 8 दिनों में काम कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि तीनों मिलकर काम 3 दिन में पूरा करेंगे। तो इसका मतलब अगर सी का काम निकालना हो तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जबकि तीनों मिलकर यह काम ए 8 दिन में, बी 12 दिन में और सी 3 दिन में, मतलब तीनों दिन में 3 दिन में कर रहे हैं। तो लघुत्तम आ गया 24, 24 में 8 का भाग लगाया 3 बार, 12 का लगाया 2 बार, और कह रहा है ये 8। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई सी की कार्यक्षमता निकालोगे तो 8 में से 3 और 2 5 गया तो बचा 3। तो इसका मतलब सी जो है 24 काम 3 की स्पीड से करेगा, बाकी सब ठीक है। तो 8 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से करानी है। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पसंद आएगा। यात्रा पर एक आदमी पहले 120 किलोमीटर प्रति घंटे 60 किलोमीटर घंटे की चाल से और अगले 120 किलोमीटर 80 की चाल से तय करता है। औसत गति ज्ञात करो। अब एक छोटी सी बात कि दोनों दूरियां बराबर है। अगर दोनों दूरियां बराबर हैं बेटा तो एवरेज स्पीड आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2xy 2 गुणा 60 गुणा 80 अपॉन x प्लस वाई, 60 प्लस 80, 2 गुणा 60 गुणा 80 बटा 140। ये कट गया हमारे पास, कट गया 7 बार, तो 480 अपॉन 7, 7 6 42, 7 बार तो नहीं जा रहा, 6 बचा 60, 7 8 56, 68 पॉइंट है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलो पूरा कर लो एक बार। 7 8 42, 6 बचा 7 56, 2 बचा 20, 7 दूनी 14, ठीक है, 6 बचा, तो लगभग 1 मिनट, कुछ गलत कर रहे हैं क्या अपन?
68 तो आ ही गया ना, 7×42, 6 बचा 60 हो गया, 7×2 56, 4 हो गया 40, 7×5 35। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर 68.5 इसका आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10, दो कारों की गति का अनुपात 10:11 है। पहली कार 10 घंटे में इतनी दूरी तय करती है, तो दूसरी कार की गति क्या है? ठीक है, तो अब हम देखें तो स्पीड किसकी, पहली कार की, तो स्पीड ऑफ S1 और S2 का रेशियो क्या है? 10:11 आपको बोला गया। और S1 का मान कितना दे रखा है? S1 का मान आपको दे रखा है 500 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में, यानी 4 हो गए 50। तो मेरे भाई अगर ये 50 है तो 50 कितना गुना? 5 गुना, तो यहाँ पर इसका 5 गुना करेंगे तो 11×5 55 हमारे पास आ गया। तो इसकी चाल क्या होगी? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 11, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है, सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक गोला एक सिलेंडर में ढाला गया, तो वॉल्यूम ऑफ, भाई सिलेंडर बनाया ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ठीक है, यानी गोले का जो हमारे पास क्या है भाई, यहां पर आपको देखो गोले से बनाया है ना, हाँ, तो गोले का जो आयतन है वो सिलेंडर के आयतन के बराबर। गोले सिलेंडर का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर का मान क्या है? 3 सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वायर एच का मान, एच ही माना। वॉल्यूम इसका पाई कितना, गोले का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान कितना है यहाँ पे? 9। तो पाई से पाई कट गया, 3 दिया 9, 9 से 9 कट गया, ये कट गया 3 बार, 27, 27 गुणा 4 108। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है बेटा? बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखे हुए हैं कि आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पर मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है आपको, जो 6 से डिवाइड है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले छोटी संख्या क्या होती है 4 अंकों की? 1000, उसमें 6 का भाग लगाओ क्योंकि 6 से डिवाइड निकालना है। तो 6 कम 6 कितना बचा? 4, 40, 6 36, तो बचा अपने पास फिर 4, 40, 6 36 बचा 4। इसका मतलब है कि 4 हटा दोगे तो वो 3 अंकों में चली जाएगी, तो संख्या क्या होगी? तो 1000 माइनस 4 प्लस 6, तो 6 अंकों की संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होनी चाहिए बेटा? 1000 में से 4 शेषफल था, उसको माइनस करो, प्लस 6 जोड़ दो, तो आ जाएगा 1002। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखो चाहो तो 6 का भाग लगा लो, 3 से भी और 2 से, दोनों से डिवाइड हो रही है। इसके बाद बात करें हम लोग कि हमें बोला 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 11 से डिवाइड है, तो सेम वही 5 अंकों में जाओ, 11 से, 11 99, 10 0, फिर 100 99, तो 1 बच गया। इसका मतलब 1 हटाओगे इसमें से, फिर तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, -1 शेषफल बच रहा था, प्लस आपको 11 जोड़ना है क्योंकि 11 से डिवाइड करवाना है। तो बेटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, ये आ गया। अब बोल रहा है कि इसके अंकों का गुणनफल, इसका अंकों का योग, एसओडी कितना आया? 3, इसका एसओडी सम ऑफ डिजिट कितना आया? 2, और इनका गुणनफल पूछ रहा है, तो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट कितना आया बेटा? ये प्रोडक्ट आया 3 गुणा 2, 6। तो आप इस तरह से नंबर निकाल सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट भी हैं एक तरह से ये। 13, 5 सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे बड़ी छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर, बहुत ईजी है। तो सबसे बड़ी जो होती है 5 अंकों की होती है 999 5 टाइम, और 4 अंकों की सबसे छोटी 1000, तो हो गया 8998999 98,999, ऑप्शन सी
क्वेश्चन नंबर 13 का सी इसका बिल्कुल बेटा राइट आंसर है। 14 देखते हैं। किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 है। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चों को 16 नोटबुक मिलती, तो कुल कितनी नोटबुक बांटी गई है। अब यहां पर आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर आप लैंग्वेज पकड़िए। पूरा प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या जो है वो बच्चों की संख्या की क्या है बेटा, 1/8 है। तो अगर मैं मानता हूं यहां पर कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम माने 1/8 है ना, तो उसको अपन 8x मान लेते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 8x हैं तो नोटबुक क्या है, नोटबुक की संख्या जो बच्चों की संख्या की क्या है, 1/8 है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ नोटबुक 1/8 निकाला तो केवल x आ गया। अब बोला बच्चों की संख्या आधी होती, तो बच्चों की संख्या अगर आधी होती तो इसका मतलब यह है प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। कितनी, 16 नोटबुक मिलती। इस बात को समझना एक बार, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि बच्चों की संख्या अगर आधी होती, यानी अगर बच्चों की संख्या 4x होती, तो हम नोटबुक कैसे बांटते, बच्चों की संख्या जो ऑलरेडी है वही अपना जो पहले वाला प्रोसेस है ना, सेम उसी तरह से करना है। अब आप इक्वेशन बनाने में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यार नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 8x है तो नोटबुक कितनी हो गई फ्री, मतलब नोटबुक कितनी हो गई x जो हमने बांटी है। तो यहाँ पर टोटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नोटबुक अपन ने बांटी x, क्योंकि प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या x है, तो टोटल 8x हमारे पास हो जाएगा। 8x गुना 8x इसको x हो जाएगा। भाई समझो इस बात को दोबारा कि प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या कितनी है x, और यहाँ पर नोटबुक की नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 8x, तो टोटल बच्चों को कितनी बांटी गई 8x स्क्वायर हमने नोटबुक बांटी है यहाँ पर। ठीक है, तो 8x स्क्वायर की फॉर्म में जो नोटबुक होगा वो आंसर होगा। आगे बोल रहा है यदि बच्चों की संख्या आधी होती यानी केवल 4x ही होती तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मिलती, 16 मिलती। क्या मिलती, 16। तो यहाँ पर आप बात करोगे, देखो टोटल नोटबुक क्या हुई 8x गुणा x एक बार का केस में, और दूसरे केस में अगर केवल 4x ही होती तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मिलती, 16 मिलती। ये ऐसे बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पर आप एक x से x काट दो, 8 से काटा 16 को 2 बार, तो यहाँ पर आ गया x का मान 8। इसका मतलब ये है नंबर ऑफ नोटबुक 8 है, तो ये ईच स्टूडेंट का हो रहा है, ईच स्टूडेंट नोटबुक नंबर ऑफ नोटबुक है ना। तो आपसे पूछा टोटल नोटबुक, कितना हो गया 8 गुणा 8 ये इंटू 8 इंटू 8 तो 512। ठीक है, तो क्या गया 14 में क्या गया डी इसका सही जवाब है। तो ये लॉजिक आपको समझना है, इक्वेशन को अगर समझेंगे तो आप इसका आंसर बहुत इजीली बच्चों निकाल पाएंगे। चलिए 15 की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, एक्स इमारत के बीच 11वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और बोल रहा है 57 मंजिल पर प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। ठीक है, एक्स जो है इमारत के बीच 11वें मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 57 मंजिल प्रति लिफ्ट की दर से ऊपर जाता है। उसी समय वाई बोल रहा है 51वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। यदि वे कह रहा है यदि वे इन गतियों के को जारी रखने तो किस मंजिल पर एक दूसरे को पार करेंगे। आपसे पूछ रहा है किस मंजिल पर एक दूसरे को पार करेंगे, तो दोनों मंजिल के बीच में गैप देखो आप देखो ये 11वीं मंजिल से ऊपर जा रहा है, ठीक है, लिफ्ट में जाता है और 51 मंजिल से लिफ्ट में जाता है। अब बोल रहा है कि ये ऊपर जा रहा है वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब आप दोनों देखो सापेक्ष चाल निकालो यहाँ पर दोनों की, तो दोनों की सापेक्ष चाल अगर पर मिनट निकालें तो यहाँ पर सापेक्ष चाल अगर आप निकालेंगे तो आप बोलो, देखो इस बात को समझो दोबारा मैं समझाता हूँ। एक्स जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, उसकी स्पीड क्या है 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से जाए। दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है, मतलब जो है 11वीं मंजिल पे खड़ा है ऊपर जा रहा है। दूसरा जो वाई है उसी समय इमारत पर 51 मंजिल से नीचे की लिफ्ट में आता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। ठीक है, ये आपको बोला। तो पहले देखो मिलेंगे कब, तो यहाँ पर सापेक्ष चाल निकालो भाई, वो तो आ रहा है 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से और ये आ रहा है 63 की, और विपक्ष मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये आ गया 120 मंजिल प्रति मिनट की अगर हम बात करें, ये आपको दिया गया। अब ये हो गया सापेक्ष चाल। मिलने का समय दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 51 माइनस 11 यानी टोटल 40। तो समय जो लगेगा मिलने में वो लगेगा कितना, वो देखते हैं हम मिनट में। तो 40 बटा अगर हम देखें 120 की स्पीड से अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर 1/3 मिनट में वो एक दूसरे को मिलेंगे, 1/3 मिनट में मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जो x है
x 1/3 मिनट में कितना चलेगा, तो 1/3 मिनट में x जो चलेगा 1/3 गुणा 57 मंजिल की स्पीड से चल रहा है वो, तो यहाँ पर देखो 19 मंजिल ही चल पाएगा। तो इसका मतलब ये है 19 मंजिल ही चलेगा। तो x कहाँ पहुंचा, x पहुंचा 11 पर, तो है 19 यानी 30वीं मंजिल पर। अगर आप वहां से देखोगे 1/3 को अगर 63 से करेंगे तो 21 मंजिल नीचे चला जाएगा वो, 21 मंजिल नीचे गया तो 51 से 21 नीचे आया तो 30वीं मंजिल पर। तो वो मिलेंगे, वे मिलेंगे 30 मंजिल पर। तो क्वेश्चन 15 का आंसर क्या है, 30 मंजिल इसका राइट आंसर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एक्स के पास बैंक खाते में 100.82 रुपए का शेष है। 74.35 जमा करने और 15.17 निकालने के बाद अपने बैंक खाते बैलेंस के साथ चलो 5 रुपए की कितने चॉकलेट खरीद सकता है वो आपसे पूछ रहा है। पहले तो देखो रिमेनिंग अमाउंट कितना है, तो 100.82 हमारे पास था खाते में, फिर अपने जमा किया गया 74.35 अपने जमा किया और निकाल कितना लिया 50.17 हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अगर घटाओगे तो देखो 35 में से 17 गया 18, 18 और 82 100, तो 2 जीरो तो हमारे पास हो गई, कैरी 1 हो गया। और अगर हम देखेंगे तो 24 ही है, 24 और 25 125 हमारे पास हो गया। ठीक है, तो इतने रुपए हमारे पास शेष बचे हैं। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ चॉकलेट। तो 125 रुपए में 5 के हिसाब से आप खरीदेंगे कितने, 25 चॉकलेट्स। तो ऑप्शन क्या आएगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 16 में। 17 को देखते हैं क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20, 24 से द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 8 ही शेषफल बचता है। तो छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 12, 20 और 24 का क्या निकालना है, एलसीएम। तीनों का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, 120 आएगा। और शेषफल कितना बच रहा है, 8। तो संख्या क्या होगी, जब 8 ज्यादा होगा, भाई जब 8 ज्यादा होगा तभी तो बचेगा। तो 120 + 8 यानी 128 वो नंबर होगा जिसमें शेषफल हमारा 8 बचेगा। तो 128 ऑप्शन बी, क्योंकि बी 12 का भाग, चाहे तो ऑप्शन लगा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x + 3 और 5x + 4, 3:4 का 3 गुना अनुपात है, तो x का वर्ग ज्ञात कीजिए। x का भी वर्ग ज्ञात करना है, ऑप्शन से भी ले सकते हैं, बट हमने पहले भी देखा ऐसा क्वेश्चन। 2x + 3 और 5x + 4, 3 गुना अनुपात का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, घनानुपात। ठीक है, तो 3/4 का क्यूब करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27/64, इसको हमने पहले भी किया। जैसे यहाँ से x का मान क्या होगा, x का मान यहाँ से 10 होगा, 10 रख के देखो, 10 दूना 20 और 3 23। यहाँ से x का मान देखोगे तो 11 होगा। ठीक है, तो 11 दूने 22 और 3 25, ये भी नहीं होगा। यहाँ से x का मान 12 होगा, तो 12 रखो, 12 दूने 24 और 3 27 हो रहा है। 12 × 5 = 60 और 4 64, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, यहाँ से x का मान आएगा 12 और x² मुझसे पूछ रहा है, तो 12 × 12 यानी 144। क्या आंसर है इसका, 144 ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है बेटा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 19वां क्वेश्चन, शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए, 4 विषयों में उसने क्रमशः बोल रहा है 79, 81, 88, 94 प्राप्त थे, तो बताओ 5वें विषय के लिए। अब यहाँ परसेंटेज है, वैसे अगर इसको परसेंटेज देता, क्योंकि और यहाँ पे लिखा हो भी नहीं 100 में से, तो अगर क्वेश्चन इस हिसाब से ही बनाया है, तो क्वेश्चन अगर यही है तो मैं आपको कह दूं तो बहुत आसानी से करो, 85% को 85 मान लो, 79, 81 जोड़ते जाओ सबको, 88 और 94 जोड़कर भी कर सकते हैं। बाकी आप देखो, ये 85 से 6 कम है, ये 85 से 4 कम है, ये 85 से 3 ज़्यादा है और ये 85 से 9 ज़्यादा है। टोटल डेविएशन वेरिएशन कितना आ रहा है, 6 और 4 10 और ये हो गया 2, तो टोटल सम कितना बचा, प्लस का 2 वेरिएशन बचा। तो पांचवा विषय 85% आपको चाहिए, और यहाँ पर 2 नंबर ज़्यादा है तो यहाँ 2 नंबर कम होंगे डेविएशन को सेम करने के लिए, तो क्या आएगा 83। तो इस तरह से हमारे 27 जनवरी की शिफ्ट सेकंड के जो क्वेश्चंस थे हमने पूरे कर लिए। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ 28 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों को। चलिए आगे देखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहे होंगे। कंटिन्यू करते हैं। 28 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है,
उसको देखते हैं हम लोग। बोल रहा है ए बी से आधा कुशल है। जो कौन ए बी से आधा कुशल है, यानी बात कर रहा है बी की, जो सी से 3 गुना कुशल है। चलिए, वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि बी अकेले काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। 27 में वैसा क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले ए बी सी की कार्यक्षमता निकाल लीजिए। चलिए, सबसे पहले पढ़ो, सी जो है अगर वो एक काम करता है तो जो बी है उसका 3 गुना काम करता है, लेकिन ए बी से आधा कुशल है। आधा यानी 3 अगर ये कर रहा है तो ये 1.5 ही काम करेगा। जी बिल्कुल। तो यहां पर आप बोलो टोटल वर्क एफिशिएंसी, हमारे पास रेशो हमारे पास ये आ गया। तो इस तरह से टोटल काम कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा। तो कर कौन रहा है, अकेला बी कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। अच्छा, बी की स्पीड कितनी है बेटा, बी की स्पीड अपने पास आप देखेंगे यहाँ पर बी की स्पीड 3 है और बी काम कर रहा है कितने दिन में, 6 दिन में। तो काम कितना किया, 18 यूनिट काम किया। अब बोल रहा है तीनों मिलकर करें, तो एबीसी की वर्क एफिशिएंसी, एबीसी का तो 1.5, कोई दिक्कत नहीं ऐसे रखो, तो 4 5.5 यूनिट। तो आपको समय पूछ रहा है जब तीनों मिलकर करेंगे, बताइए 18 काम कर रहा है 5.5 की स्पीड से, तो पॉइंट आया तो 150 हो गया, वो 180 हो गया, 5 से काटा 36 बटा अपने पास आ गया 11। तो 11 3 33, 33 में 3 बचा। अब 3 के अंदर भाग लगाना है तो कितनी बार जाएगा बेटा, 3 में भाग लगाओ 2 बार ही जाएगा। ठीक है, 3.2 समथिंग आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है, तो आपको पूरा नहीं करना, आपको 3.2 का ऑप्शन एक ही था, मैं आगे सॉल्व करने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने आंशिक रूप से 5 किलोमीटर पैदल की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति गति से यात्रा की। तो बोल रहा है एक्स द्वारा पैदल की गई मतलब पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, अगर हम बात करें इसको एलिगेशन से कर ले क्या, जी हाँ। देखो, अगर मैं बात करूं पैदल ऑन फुट, वो चला 5 की चाल से, वो चला 5 की चाल से, और साइकिल से जो चला 12 की चाल से। ठीक है, और ओवरऑल चाल की बात करें तो वो चला है 75 किलोमीटर 8 घंटे में, यानी ओवरऑल चाल हो गई 75/8। तो इसको एलिगेशन से सॉल्व करो। 8 पंजे 40 में से 75 में से 40 गया तो 35/8। ठीक है, बाकी आप 8 को गुणा कर सकते हैं सब जगह, कोई दिक्कत नहीं है। और 12 8 96, 96 इसको घटाया तो आएगा 21/8 हमारे पास होगा। तो यहाँ से टाइम का रेशो क्या आएगा, टाइम हमारे पास जो रेशो आएगा वो आएगा 21:35, और इसको सॉल्व किया तो 3:5, 7 से काटा 3:5 हमारे पास हो गया। ठीक है, और अब देखो 3 और 5 का अगर रेशो देखो तो टोटल 8 घंटे ही है। तो यहाँ पर पैदल चला वो, तो पैदल चला कितना, 3 घंटे, और पैदल दूरी 3 घंटे में चाल कितनी है उसकी पैदल में 5, तो कितना किलोमीटर चला बेटा वो, 15 किलोमीटर। कितना, ये 15 है, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है मेरे भाई, डी इसका सही जवाब है। आपको देखना है कि एक पॉइंट है ना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। तो शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। अब जब कन्वर्ट करते हैं, पिघला के कुछ और बनाते हैं मेरे भाई, तो हमेशा आयतन समान होता है। तो यहां पर शंकु का आयतन क्या होगा बेटा, 1/3 πr²h, और गोले का आयतन 4/3 πr³। त्रिज्या कितनी है, 10। चलिए, पाई तो कटी गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, 3 से 3 कटी गया। h का मान हमें पता ही है, तो r² बराबर 4 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 बटा h का मान क्या है, h का मान भी 10 है, वो रख दिया। तो r का मान हो गया, जरा देखो 400 यानी 20 सेंटीमीटर r का मान हो गया। अगर रेडियस 20 है तो बेटा मुझसे पूछ रहा है, ऑप्शन में 20 है तो व्यास का मान पूछ रहा है, तो व्यास बराबर 2r, तो 20 और 20 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर सी करेक्ट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक। अब 3 से शुरू होने का मतलब नंबर नहीं बोला है, तो मतलब काउंटिंग की बात कर रहा है। चलो 3 से देखेंगे अभी। यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो पूर्णांक संख्या आप जानते होंगे, वैसे भी 1 2 3 4 की फॉर्म में होती है, और 3 से बड़ा नंबर बोला है, वैसे माइनस भी होते हैं उसमें। हटा दिया जाए तो सेट के औसत में कितने % की कमी आएगी। तो देखो, अगर मैं मानता हूँ संख्याएं 3 4 5 6 और 7, तो इन सब का औसत क्या होगा, 3 से शुरू हो रहा है तो इसका एवरेज सबसे नंबर बीच वाला नंबर जो होता है वो औसत होता है। तो औसत कितना हुआ बेटा, औसत हुआ 5। लेकिन सबसे बड़ा पूर्णांक यानी 7 हटा दिया जाए तो नंबर हो गए 3 4 5 6। अभी भी समांतर श्रेणी है, बीच का नंबर तो है नहीं, पर इसका जो औसत होगा वो औसत क्या होगा, देखो 3 + 6 फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो कितना आया बेटा 4.5। तो यहाँ पर आप देखो औसत कम हो रहा है क्या, जी हाँ 0.5 कम हो गया। अब 0.5 कम हुआ किस पर,
5 पर, तो 0.5 बटा 5 गुणा 100 आपको करना है, तो ये कितना आएगा बेटा 10% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है बेटा, बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिनका गुणनफल 64 है। बोला न्यूनतम, मुझसे पूछ रहा है जिनका गुणनफल क्या है 64 है। अब सबसे पहले 64 के आप पॉसिबल बेस बनाइए। 64 लिख सकते हैं कैसे, 1 गुणा 64 गुणनफल 2 गुणा 32, 3 में जाएगा नहीं, 4 गुणा 16, 5 में जाएगा नहीं, 8 गुणा 8 फिर वापस रिपीट हो जाएगा, तो इसके लिए सम क्या होगा, सम होगा 65, इसके लिए सम होगा 34, इसके लिए सम होगा 20, इसके लिए सम होगा 16। तो मिनिमम कितना है, मिनिमम है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। अब देखो सबसे पहले 1200 के बाद अगर हम स्क्वायर की बात करें 3600 होना चाहिए, 3 से गुणा हो जाएगा, पर आपको अगर ये लॉजिक नहीं पता कैसे होता है तो पहले आप 1200 के फैक्टर बना लो। जैसे कि आप बनाते थे 2 का भाग लगाया 600 ऐसे, फिर 2 का भाग लगाया 300, फिर आपने 2 का भाग लगाया, पर डायरेक्टली लॉजिकली अगर आपको पता है फिर 150, फिर 2 का भाग लगाया 75, फिर यहाँ पर 3 का भाग लगाया 25, फिर आपने 5 का भाग लगाया 5, फिर आपने 5 का भाग लगाया फिर 1। तो यहाँ पर आप 1200 को क्या लिख रहे हैं, 1200 को हम लिख रहे हैं 2 की पावर 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर यहाँ पर 2 है। तो अब देखो ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, पर इसको स्क्वायर करना है तो यहाँ पर आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, गुणा 3 किया तो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, सब स्क्वायर में हो गए। तो यहाँ पर आंसर क्या आया बेटा, 3 से गुणा किया जाएगा तब ये ऐसा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। बोल रहा है ये रूट 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 लगा रखा है, आई थिंक ये क्वेश्चन पूरा ऐसे है, रूट के अंदर ऐसे चल रहा है यहाँ पर। तो 3 रूट में 27 प्लस फिर एक और रूट, फिर रूट में एक और ब्रैकेट 73 प्लस 64, ये ब्रैकेट तो इसका खत्म हो गया, एक ब्रैकेट बाहर हो गया, ठीक है, 2 3 खत्म कर रहा है, 1 2 3, तो एक शुरू में होगा, तो ये देखो रूट 3 का रूट 3 हमारे पास है, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं सिंपल वे में, 27 सबसे लास्ट से स्टार्ट होता है। तो अगर बोलोगे सर 73 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 64 का रूट 8 हुआ, 81 हो गया, अब 81 का रूट कितना हो जाएगा, अब आप बोलोगे सर 81 का रूट हमारे पास हो जाएगा कितना 9, अब 27 और 9 36, 36 का रूट क्या हो जाएगा बेटा 6, तो 3 प्लस 6 कितना आया 9, और 9 का रिजल्ट कितना आ गया 3, बिल्कुल। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे है, ठीक है, मैं आपको साइन बना देता हूँ पूरा पूरा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह का था, हमने इस तरह से कर लिया। तो आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, जी हाँ, आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। धर्मेंद्र सर मैथ्स हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डेफिनेटली आपको यहाँ पर काफ़ी सारा कंटेंट आपको भविष्य में जो आने वाले एग्जाम्स है उनके लिए मिलेगा। इसके अलावा हमारा एक और चैनल भी है धर्मेंद्र सर मैथ्स, ठीक है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हमारी कई क्लासें होती हैं धर्मेंद्र सर मैथ्स, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई भी अगर डाउट्स हैं कुछ तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इस नंबर के थ्रू 8005703880, इस पर आप हमें व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, किसी भी काम के लिए अगर आप चाहें तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा इस लेक्चर की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही अगर आप हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का कोर्स लेना चाहते हैं बच्चों, किसका, यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर आप बच्चों कोर्स लेना चाह रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, और उसके बाद आप उसमें रजिस्ट्रेशन करके आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ अगर मैं कहूँ आपको
टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और साथ में अगर हम कहें कोर्स भी आपको मिलेगा। हाँ, टेस्ट सीरीज जो है वो मैथ प्लस आर मिलेगी, मैथ प्लस रीजनिंग की मिलेगी, लेकिन जो कोर्स है वो आपको केवल मैथ्स का मिलेगा। तो बहुत नाममात्र शुल्क में अवेलेबल है, आप हमारा एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं वीडियो और देखते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। x अपॉन वाई बराबर 4/5 यानी अनुपात में देखा बोला 7x प्लस 6y बराबर 29 है, तो y का मान ज्ञात करो। चलिए कर सकते हैं इसको। तो पहली बात तो यहाँ पर y का मतलब 5 का मल्टीपल केवल एक ही है, ये लो ऑप्शन से ही कर लो, जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन पूरा करने की। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है कि x अब देखो 7x प्लस 6y, अगर मैं यहाँ पर यूनिट की फॉर्म में आंसर निकालूँ देखो कितना होता है, तो यह x का मान 4 7 चौक 28 हमारे पास ये हो गया, ठीक है, और y का मान अपन ने 5 का 5 30 ही हो गया, तो 58 हमारे पास आ गया। तो 58 यूनिट का मान जो है बेटा, वो 58 यूनिट का मान जो है वो आपको दे रखा है 29, ठीक है। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, आधा, 29/58 यानी आधा हो गया। और मुझसे पूछ रहा है 5 यूनिट का मान, तो 5 यूनिट का मान अगर आप निकालेंगे तो आएगा आधा गुणा 5 यानी 2.5। चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 2.5 इसका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दे रखा है आपको 2 और 60, उनमें से एक संख्या दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, अगर हम बात करें स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर, तो पहले तो हम इसके पॉइंट समझ लेते हैं। स्मॉलर दैट इज x, तो लार्जर जो होगा बड़ा नंबर होगा वो 14 अधिक है, तो x प्लस 14 है। अब आपको क्वेश्चन ने बोला है कि उनका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। अच्छा, आप जानते हैं कि दो संख्याएं जो होती हैं 1 और 2, उनका जो गुणनफल होता है वो उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है ना। तो फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो फर्स्ट नंबर अगर x माने, दूसरा x प्लस 14 मानते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो एलसीएम है 60 गुणा 2, ठीक है, ये हो गया 120। तो आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जो 120 आ जाए, इसका डिफरेंस भी क्या हो, 14 हो, इनका डिफरेंस भी क्या हो, 14 हो, तो शायद 20 और 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 और 20, तो x बराबर यहाँ पर क्या आएगा बेटा, x बराबर यहाँ पर आएगा 6। सॉल्व कर ले द्विघात समीकरण बनाकर, तब भी 6 आएगा, और स्मॉलर नंबर पूछ रहा है तो आंसर क्या हो गया, सी इसका करेक्ट जवाब है, ठीक है। तो खोलोगे तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 120 बराबर 0। तो दो नंबर बोलेंगे तो बोलोगे सर 20x में से 6x घटाओ, तब जाकर हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर x कॉमन लिया तो x प्लस 20। अब मैं जिस तरह से सोच के आंसर निकालता हूँ ना, उस तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है, तो आपके एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं कि यूपी पुलिस के लिए। और वो तो मैं आपको कहूँगा जितने ज़्यादा क्वेश्चन से आप गुजरोगे ना, ये -20 नंबर हो नहीं सकता। और x बराबर अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो 6 आएगा, 6 आंसर है। और स्मॉलर नंबर पूछ रहा है आपसे 6। तो आप प्रैक्टिस करिए जितनी आप कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, आराम से फायदा मिलेगा आपको उससे। 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच में 39 कैंडियाँ वितरित की जाती है, तो बी को ए से कितनी अधिक कैंडिडेट अधिक मिलेगी। तो 4:9 आपको दिया हुआ है, ये ए और बी में बोल रहा है बी को ए से कितनी ज़्यादा मिली है, आप बोलोगे सर 5 यूनिट ज़्यादा मिली है। 4 इसको मिलती है, इसको 9 मिलती है, टोटल 13 यूनिट। तो 13 यूनिट हमने जो बांटी है वो वास्तव में क्वेश्चन में कितनी बता रहा है, 39 कैंडी के लिए। लेकिन आपसे पूछ रहा है 5 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 5 यूनिट का मान निकालेंगे तो 39/13 गुणा 5, तो क्या आएगा बेटा 15। तो सीधा डिफरेंस निकालो। और वैसे भी आप देखो 5 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है। आपके ऐसे ऐसे पेपर में क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आप ऑप्शन से भी आंसर हिट कर सकते हो, यानी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 10% और 30% की दो लगातार चिन्हित करने के बाद, ठीक है, 20% की एक छूट पर आपने क्या वस्तु को 2288 रुपये में बेचा है, तो वस्तु पर लागत मूल्य ज्ञात करो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर चिन्हित का मतलब है बढ़ाना, इंग्लिश में साफ लिखा हुआ है क्लियर, देखो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड फॉर ₹2288 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% आफ्टर टू कंजुगेटिव आपने मार्कअप्स किए 10% 30%। तो आप जरा देखिए कि जैसे अगर हम बात करें 10% आपने बढ़ाया जिसका मतलब 1/10 होता है, 30% आपने एक और बढ़ाया जिसका मतलब 3/10 होता है, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया 20% डिस्काउंट दिया, 20% कम कर दिया, इसका मतलब 1/5 होता है। तो आप समझिए कि शुरुआत में जो वैल्यू 10 रुपये थी उस पर 1 बढ़ाया तो वो हो गई 10 से 11, फिर आपने 10 पे 1 बढ़ाया, 10 पे 3 बढ़ाया तो हो गई 13, लेकिन आपने फिर 5 पे 1 डिस्काउंट दिया तो कितनी रह गई 4। चलिए तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हो गया 500 रुपये अगर शुरुआत में था, तो आपने देखो इसको करा 52 गुणा 11
275 572। तो अब बोलो 572 में आपने इसको क्या किया, एक तरह से सेल किया, तो ये मेरा कॉस्ट था, तो ये मेरा सेल प्राइस मैंने कर दिया। अब आप बोलो कि 500 को अपने 572 में बेचा, वैसे 500 का मल्टीपल 2 है ऑप्शन में, पर करते हैं एक बार। तो 2288 जो है ना, वो किसके बराबर है, 572 के, और 500 का मान निकालना है। देखो ये 4 बार कट रहा है कि 4 7 28, बिल्कुल 4 बार चला गया, तो आ गया 2000 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया बेटा, सीपी डेट इज 2000 रुपीज़, इसका आंसर है, यानी डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अगर ऑप्शन में केवल एक ही होता 500 का मल्टीपल, तो वो मैं इसको टिक कर देता। कपड़े का एक टुकड़ा 600 में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट बताइए सर। टोटल कॉस्ट हो जाएगी 600 रुपये, तो हमने खर्च किए वो, और उसके बाद 40 रुपये सिलाई दी, तो 640 रुपये कॉस्ट हो गया हमारा। अब मुझे 12.5% लाभ से बेचना है, तो 640 पर 12.5 का मतलब 1/8, यानी 9/8 में इसको बेचना है, तो आएगा 720 रुपये। ठीक है, बाकी आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेटिव भी कर सकते हैं कि पहले 12.5% निकालोगे 640 का, ठीक है, उससे भी कर सकते हो। 80 रुपये आएगा, 640 + 80 जोड़ोगे 720 रुपये आ जाएगा। 13, एक वस्तु 2500 में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% छूट अनुमानित देता है, फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। एक रिलेशन जो आपको पता होगा, MP/CP, और खासकर SSC/GD में काफ़ी पूछे गए क्वेश्चन। आप मेरा SSC/GD का पूरा वीडियो देखिएगा, आपको उसमें काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि SSC/GD में जितने क्वेश्चन आए हैं ना, उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ भी आपसे पूछे गए हैं। तो एक फॉर्मेट होता है हमारा ये, अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है, अंकित मूल्य और CP का एक रिलेशन होता है कि अंकित मूल्य के सामने 100 प्लस प्रॉफिट और कॉस्ट के सामने 100 माइनस डिस्काउंट। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से आप अपना समय बचा सकते हैं एग्जाम के अंदर। CP का मान कितना देखा है, 2500 आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में। चलिए, अब 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट को अगर देखें तो प्रॉफिट है 10%, तो 100 + 10 कितना हो गया बेटा, 110। और अगर हम देखें 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, तो बोलोगे सर डिस्काउंट है 12%, तो ये हो गया 110/88। तो यहाँ से मार्क प्राइस पूछ रहा है, तो 2500 को ऊपर भेज दो, 2500 ऊपर चला गया, गुणा 110/88, 5/4, 4 से काटा 625, तो है 3125। ठीक है, चलिए 13 हो गया। 14 की बात करते हैं, क्या कह रहा है, 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे। अब 1500 देकर केवल टाइम पास कर रहा है, ठीक है। अब आप ऐसे समझ लो कि 1500 रुपये चलो दुगने हो रहे हैं, तो क्या होगा, डबल हुआ तो कितना होगा, 3000 रुपये। तो बताओ ब्याज कितना बढ़ा, अरे सर 1500 रुपये ब्याज बढ़ गया हमारा, और वो कितने वर्ष, कितने परसेंट से, 4% से। तो यहाँ पर आपको टाइम पूछ रहा है यार, जब एक साल में आपको अगर आप देखोगे भाई, यहाँ पर 1500 मिल गया आपको, ठीक है, इसका मतलब 100 पे 100 मिल गया, तो 25 वर्ष का आंसर हो गया, काम खत्म, ठीक है। पर आप अगर टाइम निकालने का फॉर्मेट पे जाओगे, तो 1500 रुपये ब्याज है, किस पर है, 1500 पर, ठीक है, गुणा 100 बटा रेट क्या होता है 4, भाग लगा दीजिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं फॉर्मूले के बेस पर मैं कहूँगा फॉर्मूले रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। 15 क्या कह रहा है, 1000 रुपये 2 वर्ष में 1144.9 हो जाते हैं, तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जा रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, बहुत आसान है इस क्वेश्चन को देखना, और इसके लिए मैं आपको कहूँगा SSC/GD वाला वीडियो पूरा देखिए, उसमें इतने शानदार तरीके से आपको सिखाया गया है। तो देखो, सबसे पहले P अगर 1000 रुपये मानते हैं, तो अमाउंट कितना होगा बेटा, अमाउंट जो होगा वो होगा 1144.9, ठीक है। पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटाओगे तो 10,000 हमारे पास हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11,449। अच्छा एक बात हो, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, समय कितना है, समय है 2 वर्ष। इसका मतलब ये है कि मूलधन और मिश्रधन जो होगा वो यहाँ पर स्क्वायर में जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन अगर 100 रुपये है, मतलब ये स्क्वायर किसका है, 100 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, 107 का स्क्वायर। कैसे पता चला 107 का, 49, लास्ट के 2 अंकों को देखकर पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 100 रुपये आपके 107 रुपये हुए पहली बार में, कितने बढ़ गए, 7%, 7 बढ़ गए, तो 7% होगा ब्याज, क्योंकि 100 पर मिला है। तो रेट आपसे पूछ रहा है, तो बिल्कुल सालाना 7% पर एनम का आपको ब्याज मिला है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल बेदोस्त सही आंसर है। चलिए 16 को देखते हैं, ABC के बीच 1152 रुपये का नुकसान 789 के, अब नुकसान बोला, वैसे लाभ बोलते हैं, तो बोला ए का हिस्सा। चलिए, तो ए का बताओ कितना बांटा, ए को बांटा 7, टोटल कितना है, 7 और 8 15 और 9 24, 1152
कट जाएगा क्या 24 से? ठीक है, अब 24 का भाग लगाओगे तो बेटर है कि 8 का और 3 का लगा लो। चलो 24 का लगा लो, 24 चौक 96, 96 के हिसाब से कितना बचेगा? ये बचा 29,292 है, 24 पंजे 120 हो गया ना, 24 चौक 96, 19 बचेगा, 192, 8 बार, 7 2 56, कैरी 5, 28 और 5 33, तो 336 ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो ए का नुकसान आ गया। 17 बोल रहा ए बी सी ने 50,000 में कारोबार प्रारंभ किया, बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक लिए और ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक जिए। तो ए तो बी पर गया डिपेंडेंट और बी सी पर डिपेंडेंट है। ओके, यदि कुल लाभ 10,000 का था तो ए का हिस्सा कितना होगा? चलो मान लेते हैं कि सी ने निवेश किया कितने रुपए? सी का निवेश हमने मान लिया x रुपए। अब जो बी है उसने सी से कितने ज़्यादा किए? उसने किए 10,000 रुपये ज़्यादा, नहीं 6,000 रुपये ज़्यादा। और जो ए है उसका निवेश बी से कितना ज़्यादा है? 2,000 ज़्यादा, तो x प्लस 6,000, तो यही 6 और 2 8,000। अब तीनों का जो टोटल है, जो सम है वो कितना है? 50,000। तो अगर सम करेंगे तो 3x प्लस 14,000 बराबर 50,000, तो 3x बराबर अपने पास हो गया 36,000। तो x का मान आ गया बेटा 36/3 यानी 12,000। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे। तो ए बी सी ने निवेश किया, सी ने निवेश किया 12 के, बी ने निवेश किया उससे 12 और 6 18 के, जबकि ए का x का मान कितना है? 12 और 8 20 के। देखो टोटल हमारे पास हो गया, तो रेशियो आ गया 20:18:12, और छोटा करना चाहो तो कर लो, 10 9 और 6, 2 से काट दिया। अब बोल रहा है कि सही क्या? तो बिल्कुल ठीक है। ए का हिस्सा, तो प्रॉफिट ऑफ ए को मिला 10वां हिस्सा, टोटल हो गया 19 और 6 25 गुणा कितना? 10,000, तो 25 चौक 100, 4,000 रुपये 4 बार, तो 4,000 यानी डी इसका 17 में करेक्ट आंसर है। चलिए 18 देखते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे हैं, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा लॉजिक्स है जिससे हम सीख रहे हैं चीज़ों को। एक पंसारी की 4 महीने 2,000, 2,500, 3,250 और 4,250 की बिक्री होती है। 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उसकी बिक्री का कितना होना चाहिए? अब जैसे बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, देखो ऐसे करते हैं कि अगर हम बात करें टोटल जो हो गई, तो 2,000 रुपये हमारे पास हमने एक बार करी, फिर 2,500 हमारी एक बार हुई, फिर 3,250 हमारी ये हुई, तो 4,250 हमारी ये हुई। इन सबका टोटल 5वें महीने का x मान लिया, और सबका टोटल कितना है? 3,500 एवरेज है 5 बार की। तो जोड़ो, इसको जोड़ोगे देखो 50 और 50 100, तो 2 जीरो तो हमारे पास आ गई, कैरी 1, तो 21 46, और अगर हम इसको देखेंगे तो ये कितना है? ये है 50 74, 46 और 74 120, ये है ना, प्लस x 35 5 175। कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक है, तो 0 10 का 0 कैरी 1, 1 5 6 और 2 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 3 और 2 5 और 5 और 3 8 और 4 12, बिल्कुल ठीक है, प्लस x, तो उसको गुणा किया 170, बिल्कुल ठीक था, पहले भी सही था, 17,500, तो x का मान आ गया 5,500। ठीक है, तो ये आ गया 5वें महीने की, क्या आ गई बेटा? 5वें महीने की 5,500 आ गई। अब इसको अब एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत प्यारा तरीका, मजा आ जाएगा इससे आपको। देखो आपने देखो 2,000 आपके पास एक अलग है, और ये कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका है जो आपको मेरे जीडी वाले वीडियो में मिल जाएंगे, और भी सारे वीडियो मैं डाल रहा हूँ हर पेपर के। आने वाले टाइम में सीजीएल का, सीएचएसएल का, सबका जो पुराने पेपर हुए हैं सबका डालूंगा। अच्छा देखो, अगर हम बात करें एवरेज हमारे 3,500 होनी चाहिए थी, तो एवरेज का मतलब 1,500 कम चल रहा है, ये 1,000 रुपये कम चल रहा है, ये 250 रुपये कम चल रहा है 3,500 से, और अगर हम बात करें 750 रुपये ज़्यादा चल रहा है 3,500 से। तो अगर हम बात करें जो टोटल सक्सेसिव, मतलब सक्सेसिव क्या, जो टोटल हमारा डेविएशन होना चाहिए वो हमारे साथ 0 होना चाहिए।
टोटल डेविएशन क्या होता है बेटा, जीरो होना चाहिए। और जीरो कब होगा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास टोटल डेविएशन, अगर निकालेंगे इन सबका तो टोटल कितना आ रहा है, तो माइनस में जाएगा। तो देखो 250 के 500 बचा, 500 से चला गया, इसमें चला गया, तो 2000 माइनस का हो गया। अब 2000 माइनस का है तो पाँचवा महीना निकालना है, तो इसका मतलब उसको 3200 तो मिल, पाँचवीं तो 3500 तो उसको मिलना ही मिलना है, पर यहाँ 2000 कम है तो वहाँ 2000 ज़्यादा होगा, तभी बैलेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो क्या आ गया आंसर, 5500 इसका करेक्ट जवाब है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। चलिए इस शिफ्ट का एक लास्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी सी तीनों मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ अकेला ए कितने दिन में करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, जबकि अकेला बी प्लस सी, नहीं अकेला नहीं, मिलकर उसको 40 दिन में पूरा करते हैं। तो लघुत्तम 40, तो ये 2 काम करता है और ये 1 काम करता है। अगर मैं घटाऊंगा बेटा तो यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 हमारे पास, और 40 काम को अगर वो 1 की स्पीड से करेगा अकेला, ए को लगा 40 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हुआ बेटा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो लीजिए इस शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हमारे हो गए। चलिए अगली शिफ्ट पे चलते हैं, जो सेकंड शिफ्ट थी जो पूछी गई थी। मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को देखोगे ना, अगर आपको लगता है कि भाई हमारे लिए सफिशिएंट नहीं, हमको और भी पेपर जो है करवाने, तो आप बिल्कुल कमेंट, जितना ज़्यादा कमेंट करके बताओगे उतना जल्दी मैं इसका वीडियो लेकर आऊँगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कमेंट करोगे, लेकर तो आऊँगा, पर वो पहली बात तो पेपर ही नहीं मिलते जल्दी से यूट्यूब पे मतलब गूगल पे ढूंढते ढूंढते बहुत मेहनत लगी, कई जगह तो पेपर ही नहीं मिला, बहुत ढूंढ ढूंढ के पेपर निकाला है। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप बिल्कुल, हमारा नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, अगर आप पेपर आपके पास हो जो आपको करवाने हैं तो वो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, शिफ्ट सेकंड के। एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 की दर से 9 वस्तुएं और 15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य क्या रखे यदि माना जाता है कि औसत लागत पर 20% का लाभ आपका होना चाहिए। आपको बोल रहा है कि 20%। अगर हम बात करें, देखो उसने 7 वस्तुएं 10 की दर से खरीदी। अब दर का मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पेशली आपको कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है, स्पेशली आपको कुछ बोला नहीं गया है, तो आपको सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं खरीदी है। ओके, अब आपको पहले तो एवरेज कॉस्ट निकालना है। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, देखो 7 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से आई, उसके बाद 9 वस्तुएं 11 के हिसाब से आई, उसके बाद अपन बात करें 14 वस्तुएं 15 रुपए के हिसाब से आई। ये तो उसका कॉस्ट प्राइस है और ये क्वांटिटी है, ठीक है। तो नेट कॉस्ट निकालते हैं। तो नेट अगर हम निकालें कॉस्ट, तो आप सबसे पहले ऐसा मान लो नंबर जो आपके बिल्कुल बीचों बीच में है, जिससे आपकी कैलकुलेशन का आसान हो जाए। जैसे मैंने मानी 11 रुपये मान लिया, तो 11 से 0, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 4, तो 11 तो अपन ने मान ली, प्लस 11 7 गुणा 1, तो क्योंकि इस पर परिवर्तन हो रहा है तो कितनी क्वांटिटी पर, 7 पर, तो माइनस का 7, ये 0 हो ही गया, और इसको 14 चौक 56 पर बटेगा किसमें, बटेगा सब में, 7 और 9 16 और 14 30 में बटेगा। तो नेट कॉस्ट हमारे पास आ गई 11 प्लस 56 में से इसको घटाया तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 49 बचेगा, बिल्कुल 49/30 हमारे पास हो गया। तो 12 सही 19/30 हमारे पास हो गया, ये कॉस्ट आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं, तो इसको अपन ऐसे रख लेते हैं, या फिर आप पूरा सॉल्व कर लो, इसको पॉइंटों में मत निकालो। एक एक कितना हो गया, 330, तो हमारे पास 330 और ये 379/30, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास हो गया वैल्यू। अब मुझे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, अब मुझे कितना लाभ चाहिए, तो 379/30 एक वस्तु का कॉस्ट आ गया, और आपको बोला 20% लाभ प्राप्त करना है। तो 20% लाभ के लिए 120/100, बस चलो ये वैल्यूएशन आपके पास अलग से थी, ये 4 बार चला गया, तो गुणा करो, 9 चौक 36 का 6, कैरी 3, 28 और 3 31, कैरी 3, 12 और 3 15, और बटे 16 100 किया तो 15.16, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ये लो, तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मैं कहूँगा कि मुझे बड़ा प्यारा लगा ये क्वेश्चन कैलकुलेशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। ये जीडी में काफ़ी पूछा गया, ए और बी 12 दिन में, बी और सी वही काम 16 दिन में, और ए और सी वही काम 24 दिन में पूरा करते हैं। लघुत्तम 48 में भाग लगाया 4 बार, इसमें भाग लगाया 3 बार, भाग लगाया 2 बार। अब तीनों से मिलकर करवा रहा है मेरे भाई,
तो ऐसे क्वेश्चन में जब ऐसी कंडीशन हो ए बी बी सी और सी है तो आप तीनों को जोड़ लिया करो। जोड़ने से क्या होगा, सब 2 बार आ जाएंगी, ए बी और सी तीनों 2 बार आ गई, 4 और 3 7 और 2 9 हमारे पास आ गई यूनिट। तो देखो अगर मुझे ए बी सी से काम करवाना है तो यहाँ पर डबल बार काम कराए तो 9, एक बार कराओगे तो 9/2 काम कराओगे। तो अब देखो काम करना कितना है, काम करना है बेटा आपको 48, और 48 काम को अगर आप स्पीड से रखोगे कितनी, 9/2, 2 ऊपर चला गया। तो यानी इसका मतलब अगर देखें हमारे पास 9/4, 4.5 से ऊपर है, यानी 10 से ऊपर जाएगा आंसर। 10 से ऊपर का मतलब या तो सी होगा या डी होगा। करो 96/9, 10 बार तो चला गया 90, 6/9 यानी 0.66, यानी ऑप्शन डी। 3, एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरे आधे भाग को क्या कह रहा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। देखो लिखने का तरीका भी देखो, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा इससे लिखा। यात्रा की कुल दूरी पूछ रहा है। तो देखो कुल दूरी की जब भी निकालनी है ना, तो पहले तो देखो इनकी एवरेज चाल, क्योंकि दोनों जो है ना आधे आधे वो समान भाग है, समान दूरी है तो एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड आप सीख लीजिए। जब भी आपके पास दूरी समान हो तो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है 2 इंटू फर्स्ट चाल इंटू सेकेंड चाल अपॉन दोनों का टोटल, 2 गुणा 21 गुणा 24 बटा टोटल हो गया 45। ठीक है, चलो टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस का मतलब आपने पूरी अगर यात्रा की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस में आपने कितनी चाल से चले आप, टोटल डिस्टेंस बराबर आपकी जो एवरेज स्पीड है वो गुणा टोटल टाइम, गुणा करेंगे तो निकल के आएगा। तो ये होगा 2 गुणा 21 गुणा 24/45। मैंने क्यों नहीं कर रहा, कैलकुलेशन बाद में करूंगा। 5 से काटा 9 बार, 3 से काटा 3 7, 3 से काटा 8, 8 तो 56, 56 गुणा 2 112 किलोमीटर, ऑप्शन ए। ये लीजिए खत्म क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, मतलब पूछे गए हैं पिछली बार 2019 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर जाती है, तय करती है। तो दूसरी की चाल, हिंदी लिखने में बड़ा जोर आता है। दूसरी चाल मतलब दूसरी रेलगाड़ी की चाल 450 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो स्पीड का रेशो है S1 और S2 का वो है 5:6। तो यानी 6 का मान कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दे रखी है गति। कितना गुना, 15 गुना। तो बताओ 5 का 15 गुना कितना होता है, कितना, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऐसा कोई नंबर जिसका रेशो 90 के साथ वही हो जो हमारा 5:6 है, तो क्या आएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यदि भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है तो भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहां पर जो अगर मानते हैं कि इसकी चौड़ाई जो है वो अगर x है तो उसकी लंबाई हो जाएगी 3x। तो एरिया हो गया 3x गुणा x बराबर 768। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर 768/3, 2 5 6। तो x का मान क्या आ गया बेटा, x का मान आ गया 16 का स्क्वायर है ये। तो परिमाप पूछ रहा है, तो मेरे भाई पेरीमीटर क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हो गई हाँ कितनी, 16 × 48, चौड़ाई 16। क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर क्या है बेटा, सी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 3 अंकों की संख्या ABC है जिसमें A 100वां स्थान पर, B 2.5 स्थान पर, दराया लिखा हुआ है 2.5 स्थान पर और C 1 स्थान पर है। यदि ABC को यानी इस संख्या को ABC में एक रूप में पुनः लिखा गया हो तो 7, 11 और 13 से के लघुत्तम समावर्ती से विभाजित किया गया तो परिणाम क्या होगा। अब एक बार बताओ, आप सोच के देखो इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो आपने ऐसा तो पढ़ाई है ना शुरू की शिफ्ट में, 7, 11, 13 का एलसीएम कितना होता है, ये बहुत स्पेशल नंबर है 1001। ओके, अब आप सीधा सोचो कि अगर आपके पास कोई नंबर हो जिसमें आपने डिवाइड किया 1001 से, ठीक है, और भाग दिया तो परिणाम क्या होगा। वैसे आपको बताऊं
जैसे ABC को अगर मैं 1001 से गुणा करूँगा ना, तो पता है क्या आएगा, ABC गुणा ABC, मतलब ABC ऐसा आएगा। इसका मतलब जब इसको डिवाइड करोगे 1001 से तो रिजल्ट क्या आएगा, तो ABC आप करके देखो ना, इसको गुणा करो, ABC गुणा 1, तो C का C हाथ से चल गई, दोनों में 0 होगा, तो यहाँ पर AB जुड़ जाएगा आगे, ठीक है। फिर इसको गुणा किया, तो अब इसको आप डिवाइड करोगे 1001 से, तो बेटा क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास ABC, क्या आएगा ABC, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। नंबर मान के करोगे तब भी आंसर वही आएगा। तो 1001 बड़ा स्पेशल नंबर हुआ कि नहीं हुआ। बोल रहा है 5 अंकों की संख्या 2, 4, 7, x 8 44 से डिवाइड होती है, तो कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित करेगा। चलिए एक बार बताओ मुझे, 44 जो है वो क्या होता है, वो होता है 4 गुणा 11, यानी अगर कोई नंबर 4 से और 11 से डिवाइड है तो वो नंबर 44 से डिवाइड है, यानी कोई नंबर अगर इससे डिवाइड है तो वो 44 से डिवाइड होगा। तो नंबर है आपके पास 247xb। अगर 4 से डिवाइड, xb नहीं x8 है, अगर आपको बोल रहा है कि 4 से डिवाइड है, किससे, 4 से डिवाइड है। अब देखो 4 से डिवाइड होने के लिए, 4 से डिवाइड है तो x का मान क्या क्या पॉसिबल है, 4 का पाड़ा बोलो, तो 4 के पाड़े में देखो नंबर आएगा 247, तो है कांस्टेंट, अंतिम दो अंक डिवाइड होने चाहिए 4 के लिए, ठीक है। तो देखो 08 पॉसिबल है, ठीक है। फिर 247 18 होगा नहीं, 28 होगा। फिर उसके बाद 24748 होगा, दो दो बढ़ता जाओ, 24768 होगा, 24788 होगा, यानी सभी नंबर 4 से डिवाइड है। लेकिन 11 से डिवाइड होने के लिए, 4 से तो हो गए, अब 11 से डिवाइड के लिए क्या होता है, ऑल्टरनेट पेयर का जो डिफरेंस है वो 11 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। देखो अब 2 और 7 9, 9 और 8, 2 और 7 9, 9 और 8 15, नहीं 9 और 8 17 हो गया, 2 और 7 9, 9 और 8 17 हो गया, 17 में से 4 गया, 17 में से 4 गया, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं है। इसको देखो 2 और 7 9, 9 और 8 17, 17 में से अगर 6 गया तो 11 से डिवाइड है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर x का मान क्या आ गया, 2 आ गया, तो x का रिप्लेसमेंट क्या हो गया, 2। बाकी ऑप्शन में भी देख लो, एक आ नहीं रहा ऑप्शन में, हमारे पास 2 और 4 है, 4 को भी करके देखो, तो ये तो आंसर होंगे नहीं क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है हमारे पास, जरूरत ही नहीं आगे जाने की। तो अब ऑप्शन में देखो 1 और 3 नहीं है, तो 1 और 3 तो वैसे भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर है। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था, शानदार तरीके से मैंने आपको बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात करें। 256 का वर्गमूल और 16 का वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात करें, ये आ गया गुणनफल। फिर परिणाम के वर्गमूल, परिणाम का के वर्गमूल को ज्ञात करें, वाल लो, ये लो, तो ये हो गया 16 गुणा 4 64, 64 का कितना हो जाएगा बेटा, 64 का हो जाएगा 8। यानी इस पे इन चीज़ों पे फोकस किया है, बहुत ज़्यादा टिपिकल सिलेबस नहीं है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 9, 2 कुर्सियां और एक मेज 170 में खरीदी जाती है, 5 कुर्सी और 4 मेज 530 में खरीदी जा सकती है, एक कुर्सी की लागत है। तो देखो चेयर को C लिख दिया मैंने, चेयर का प्राइस C है, टेबल का प्राइस T लिख दिया, एक ही टेबल है, तो 2C + T बराबर आपको 170 लिखा हुआ है, और आपको लिखा हुआ है आगे 5 कुर्सियां, प्लस 4 टेबल जो है 530 लिखा हुआ है। अब इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आती होगी, तो इक्वेशन जैसे किसका मान पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है चेयर का मान, तो चेयर पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब ये टेबल को उड़ा दो, टेबल यहां पर देखो ऊपर 4 से गुणा कर दो। चलिए बस अब माइनस करना है, तो गुणा करके माइनस करिए, तो 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया तो 3C, 4T में से 4T क्या गया 0, बराबर 17 चौक 68, 68 में से ये गया तो कितना आ गया, 68 में से 530 घटाया, जो लिख देता हूँ पूरा, 680 में से 530 घटाया तो 150 हमारे पास हो गया। तो इसका मतलब एक चेयर का पूछ रहा है, तो 150/3 यानी कितना हो गया 50C, 50 रुपये, तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आया मेरे भाई बी इसका सही जवाब है। चलिए 10वां देखते हैं, एक्स के पास बैंक खाते में इतने रुपए शेष है, पहले भी आया ऐसा क्वेश्चन, 67.14 जमा कराने और इतने निकालने के बाद रिमेनिंग राशि पूछ रहा है, तो 90.53 जमा कराए उसने 67.14, उसमें से 70.16 उसने घटा दिए। तो यहां पर देखो जरा, 14 में 16 गया तो माइनस का 2 यानी 51, लास्ट में 51, इसमें चारों में 51 है। चलिए अब देखो 90, इसमें से देखो -3 गया
-3 यानी इसमें 87.51। ऑप्शन बी। 10 के बाद 11। अब देखो पहले भी आया ऐसा क्वेश्चन कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। तो जैसे हमने माना छोटी संख्या स्मॉलर नंबर, क्या होता है बेटा, छोटा नंबर छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से, तो छोटी संख्या x माना, तो यहां पर बड़ी संख्या क्या होगी बेटा, छोटी संख्या के 2 गुने से 2 ज्यादा है। तो अब जानते हैं, अभी अपने पढ़ा कि फर्स्ट गुणा सेकंड जो होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर, या एचसीएफ इंटू एलसीएम जो आप लिखना चाहे। तो यहाँ पर बोलो एक नंबर तो x, दूसरा 2x + 2, और यह है 72 गुणा 2 144, 4। तो आपको ऐसा नंबर देखना है कि आपका कैलकुलेशन हो जाए। वैसे आपको पता है, देखो 144 किस किसके पढ़े में आता है, वहाँ से आप सोच सकते हो, इसको आइडिया लगाने का तरीका बता रहा हूँ। देखो 144 जो है वो 1 गुणा 144 होता है, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होगा। 144 का मतलब 2 गुणा 72 होता है, बिल्कुल हो सकता है, पर यहाँ पर x का मान 2 रखूँ, 4, ये नहीं होगा। 144 गुणा बराबर 3 गुणा 48 होगा, तो 3 3 दूनी 6, वो भी नहीं होगा। 144 को 4 की फॉर्म में लिखा है, 4 गुणा 36, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 तो 10 नहीं होगा। 8 का भाग जाएगा, 6 का जाएगा, 6 गुणा 24, 6 को देखते, 6 6 दूनी 12 और 10 22, सॉरी 6 दूनी 12 और 10, 12 और 2 14। तो अब आ गया 8 वाला, शायद 8 हो जाए। 8 का भाग लगाया तो ये होता है 18 8 144, है ना। तो देखो x का मान 8 रखा, 8 दूनी 16 और 2 18, तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया, x का मान 8 आ गया, तो मैंने निकाल दिया। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, x बराबर 8 संतुष्ट कर रहा है, तो x का मान क्या आया, c। तो जो तरीका मैंने आपको सिखाया है ना, वो बहुत ज़रूरी है, वो आप सीखिए, क्योंकि ये द्विघात समीकरण पे जाने में आप अपना समय खराब करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, बोला 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9 और बटा 2 का है, तो x का मान ज्ञात करो। 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2। फर्स्ट गुणा लास्ट, बीच का दोनों का गुणनफल बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए। अनुपात में ऐसा होता है, समानुपात में 12/10 बराबर x गुणा 6 बराबर 4/5 गुणा 9/2। जो कट रहा है काट दीजिए, 5 दूनी 10, नीचे से नीचे काट दो, ये कट गया ऊपर 2 बार, 2 से कट गया ये 2 बार, तो x का मान हो गया 18। ये अपनी अपनी कैलकुलेशन है, आपकी अपनी कैलकुलेशन है, मेरी अपनी कैलकुलेशन है, बट आपको सीखनी है, और सीखने का सिर्फ एक तरीका, प्रैक्टिस करो जितना आप कर सकते हैं। 13, यदि एक वस्तु 300 में खरीदी गई, उस पर 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और अंकित मूल्य पर 20% के लाभ से बेचा जाना चाहिए, जो लागत मूल्य का 10% है। अभी क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा सही लिखा हुआ नहीं है, पर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर टोटल कॉस्ट निकालो बेटा, टोटल कॉस्ट हमारे पास हो गया 300 + 50, कितना होगा 350, ठीक है। अब बोल रहा है अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है, और बोल रहा है जो लागत मूल्य का 10% अधिक होना चाहिए था। तो अगर मैं बोलता हूँ मार्कअप मैंने किया 10% बढ़ाकर, तो 350 इंटू 110/100, तो 385 हमारे पास हो गया, और इस पर भी आपको 20% लाभ चाहिए। बेटा क्वेश्चन पेपर में इस तरह से ही लिखे हुए आए हैं आपके, 6/5, 5 से काटा, 5 7 35, ठीक है, 7 7 6 42, 462 आंसर है। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये है कि जो लागत मूल्य का नहीं, जो लागत मूल्य से 10% अधिक है, या तो टाइप करने में हो गया होगा बाकी, या फिर मेरे हिसाब से पेपर में होगा ऐसा। चलिए, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए जब 20%, कुल छूट पूछ रहा है, 20% और 10% की तो लगातार छूट दी जाती है। तो टोटल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो निकालते हैं, ईडी जिसको बोलते हैं हम लोग, पहला 20, फिर 10,
माइनस दोनों को गुणा कर दीजिए, ये सबसे बढ़िया तरीका है। इसको दोनों छूटों को जोड़ लो और गुणा करके घटा दो, तो 30 माइनस 2 यानी 28% इसका बच्चों प्यारा प्यारा आंसर है 14 में। ठीक है, ऑप्शन बी। 15, ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपए प्राप्त होता है। तो रेट पूछ रहा है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI 440 गुणा 100 बटा P इंटू टाइम कितना है 5, तो 3 जीरो काट दो इसकी, 8.8% इसका करेक्ट आंसर 15th में ऑप्शन सी। ठीक है। 16, उस कालावधि समय को मतलब ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपए के मूलधन का वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। चक्रवृद्धि ब्याज तो सच में बहुत इजी हो जाता है अगर आपने कुछ बेसिक फंडामेंटल पढ़ लिए तो। रेट अगर 10% है, इसका मतलब 1/10, यानी 10 रुपये अगर मूलधन होता बेटा, इसके हिसाब से 10 रुपये अगर मूलधन होता तो मिश्रधन कितना होता, 10 और 11 रुपये। और यहाँ समय अगर 3 वर्ष है तो समय तो है ही नहीं, तो अगर समय नहीं है तो n मान लीजिए। तो यहाँ पर अपने पास जो आया ये रेशो आ गया किसका, ए और पी का। जबकि क्वेश्चन के हिसाब से ए कितना है, मतलब मूलधन कितना है 1000, मिश्रधन कितना है, देखो मूलधन प्लस ब्याज तो दोनों को जोड़ा 1331 हमारे पास आ गया। 1000 प्लस 331 जोड़ोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये मिश्रधन आ जाएगा। तो अब देखो ये 10 की पावर 3 है, ये 11 की पावर 3 है। ठीक है, तो टोटल आप देखोगे तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया, साफ दिख रहा है। तो n बराबर क्या आ गया, 3 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है। और हाफ ईयरली केस होता तो बात कुछ और होती, पर हाफ ईयरली नहीं है, वार्षिक तौर पर है। 17, मैं आपसे फिर कहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों शेयर करिएगा। सिर्फ आपके डिमांड पर ये वीडियो बनाया गया है। 3 साझेदार ABC 4-5-6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, और क्या बोल रहा है, यदि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में 200 रुपये अधिक है। ABC आपको बोला गया है, ठीक है, और 4:5:6 आपको बोल रहा है C का हिस्सा A की तुलना में 200 रुपये अधिक है। क्या C का हिस्सा ज़्यादा है, बिल्कुल। कितना ज़्यादा है, यहाँ से 2 ज़्यादा 6 हो गया, तो 2 यूनिट का मान आपको दिया गया है कितना, 200 रुपये। टोटल कितना है, 6 5 11 15, तो आपसे 15 यूनिट का मान पूछ रहा है। टोटल जो है 1500, ऑप्शन ए। ठीक है। 18, 3 साझेदार ABC ने 2, 3, 4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार D शामिल हुआ जिसने A और C प्रत्येक के शेयर में से आधा हिस्सा लिया। ठीक है, यदि लाभ में D का हिस्सा 100 रुपये है तो कुल लाभ ज्ञात करें। चलो इसको क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है आपको। A, B और C ने आपको जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया 2, 3 और 4 के रूप में। अब D की बात कर रहा है, D को शामिल किया उसने। एक नया साझेदार शामिल हुआ जिसने A और C के प्रत्येक के शेयरों से आधा हिस्सा लाभ लिया, में से आधा हिस्सा लाभ लिया प्रत्येक में से। तो A और C, तो A और C का 6 हो गया, 6 का मतलब D का भी कितना हो गया बेटा, D का अगर हम देखें तो D का 3 हो गया हमारे पास। यही बोलना चाह रहा है। तो लाभ में अब D का हिस्सा क्या हो गया, 3 हो गया हमारे पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही है, तो इसको जोड़ लेते हैं। 6 4 10 12, ठीक है, 12 4 400 होना चाहिए था। एक नया सर शामिल हुआ तो कुल लाभ 4 3 7 और 2 9। एक नया साझेदार D शामिल हुआ जिसने A और C के शेयरों में से आधा हिस्सा ले लिया। अच्छा, अगर वो D अगर पैसा लेगा तो इसका भी तो कम होगा। ये A ले लिया, इसका 1 ही रह गया, इसका 3 हो गया, इसके पास 3 रह गया, मतलब 3 के 2 रह गया इसके पास, और इसके पास क्या आ जाएगा, अब देखोगे ना तो इसके पास 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 का मान यहाँ पर 100 दिया हुआ है, तो कुल लाभ आपसे पूछ रहा है। अभी क्वेश्चन देखो उसने क्या लिखना चाहा, यही होना चाहिए 100/3 गुणा, टोटल हो गया 3 या 9, तो आ गया 300 रुपये। बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बोलना चाहता है कि जब उसने उसका हिस्सा लिया तो पहले आप भी वही करोगे जो मैंने किया, बड़ी ध्यान रखना, उसका हिस्सा लिया। ठीक है, तो इस शिफ्ट में बेटा 18 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। और मैं आपको कह दूं कि देखो मैथ्स के क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं, बहुत ईजी हैं। अगर आप हमारे ये सारे के सारे
देख रहे हैं, उसके अलावा आपको लग रहा है कि और भी जो पेपर हुए थे, तो मैं आपसे कहूँगा कि पेपर आपके पास है तो इतनी हेल्प करिए मेरी, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए पेपर को, ठीक है, 800570373880 पर, है ना। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज के लिए हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, वहाँ पे वो टेस्ट मैथ प्लस रीजनिंग दोनों का मिलेगा, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, आपको काफ़ी मजा आएगा प्रैक्टिस करने में, ठीक है। और बिल्कुल बहुत आसान सी चीज़ें हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं है कि मैं आपसे कमेंट की अपेक्षा करूंगा कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको बता ही चुका हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको काफ़ी फायदा होगा। चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक मैं आपसे अपेक्षित रहूंगा। यूपीएससी का वीडियो पूरा अपलोड कर दिया जाएगा, अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है, जल्दी ही सेकंड पार्ट और पूरा पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीजीएल, इन सब के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जीडी का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल शायद डल गया होगा या मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल जब तक मैं रिकॉर्ड करूंगा तब तक शायद मिल जाना चाहिए, ठीक है। और उम्मीद करूंगा कि आप इन सबको शेयर करेंगे। मैं आपसे विदा चाहूंगा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।